स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग साइंस एंड टेक स्टार्ट करने जा रहे हैं और साइंस एंड टेक में देखो पहला लेक्चर जो है वो बोल बच्चन है, लेकिन बोल बच्चन का मतलब ये नहीं कि आप इसको इग्नोर करोगे। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपके डायमेंशन खुलेंगे, ठीक है ना। तो पहला बात करते हैं कि साइंस एंड टेक या प्रौद्योगिकी की टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी बात बोला है फ्रीमैन ने। फ्रीमैन जे डायसन नाम है, प्रोफेसर फ्रीमैन जे डायसन। इनकी पुस्तक का नाम क्या है ये भी याद रखना वेटेज बढ़ाने के लिए। क्या नाम है इनके पुस्तक का नाम? तो इनके पुस्तक का नाम है इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शन। इन्फिनिटी इन ऑल डायरेक्शन। क्या कहा है टेक्नोलॉजी के बारे में? टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने ये कहा कि देखो, जो टेक्नोलॉजी है या प्रौद्योगिकी है वो भगवान का एक उपहार है। जीवन के उपहार के बाद शायद भगवान का सबसे बड़ा उपहार इसको माना कि मतलब जीवन के एक उपहार मान ले भगवान का, तो उसके बाद अगर कोई उपहार है, गिफ्ट है, तो वो प्रौद्योगिकी है। साथ में ये बहुत डेप्थ में बोला है कि टेक्नोलॉजी जो होता है वह सभ्यता, कला और विज्ञान की जननी है। ये टेक्नोलॉजी सभ्यता, कला और विज्ञान की क्या है? जननी है। मानव जाति को अतीत की बाधाओं, जितनी समस्याएं हैं, अतीत की समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उनसे मुक्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास जारी है। तो अतीत की समस्याओं को क्या करता है? निदान देता है, ठीक है। और प्रौद्योगिकी का सबसे क्रांतिकारी पहलू इसकी गतिशीलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी पहलू क्या है? इसकी गतिशीलता है। इसे कोई भी सीख सकता है। यह जाति, भाषा, बाधाओं से क्या है? परे है। और इसकी गतिशीलता अभी भी क्या रही है? बढ़ रही है। तो ये हम कहीं भी टेक्नोलॉजी के यूज में आए तो इस विद्वान का आप निचोड़ रख दोगे, अपने लैंग्वेज में रख दोगे, आई थिंक कि सफिशिएंट होगा कि प्रौद्योगिकी का यूज क्या है ना। इसलिए इस पॉइंट को रखा है हमने, आपने नोट्स में भी दे रखा है। अब लिखे कि एक क्वेश्चन उठता है कि भविष्य के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है? तो हम अगर ऐसे देखें भूमिका, मतलब हम पहले दिमाग खोल लेते हैं, उसके बाद अगर भूमिका की बात करें साइंस एंड टेक की, तो भूमिका भाई हर एक सेक्टर में है। चाहे जो सेक्टर देख लो, आप कहो कि ये कहाँ भूमिका हो सकता है? सामाजिक में इसका भूमिका हो सकता है, आर्थिक में भूमिका हो सकता है, राजनीतिक में इसकी भूमिका हो सकता है, फिर पर्यावरण में इसका भूमिका हो सकता है, फिर इसका भूमिका कहाँ हो सकता है? प्रशासनिक में हो सकता है, इसका भूमिका कहाँ हो सकता है? तो तकनीकी में भूमिका हो सकता है। ये डायमेंशन है ही है। तो सामाजिक में कहाँ भूमिका होगा? आप जरा सा सामाजिक की बात करें तो सामाजिक में क्या? तो सामाजिक में देखो भूमिका एजुकेशन देने में है कि नहीं है? क्या स्वास्थ्य में है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्गों के उत्थान में, कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में क्या इसकी भूमिका है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। ये इसको भी खोल सकते हैं हम। आर्थिक में क्या? आर्थिक में फिर से हमने कहा आर्थिक को खोलो, तो आर्थिक को अगर खोलोगे तो क्या खोलोगे? कृषि खोलोगे, तो कृषि में साइंस एंड टेक की भूमिका है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। कृषि के हर एक चीज पहलू पे होगा। कृषि की अगर खोलोगे, कृषि को भी खोलोगे तो क्या? भौतिक निवेश, निवेश में भी भूमिका, भौतिक कारक में भी भूमिका है, फिर संस्था में भूमिका है, फिर नीतियों में भूमिका है, तो और कारक में भी इसको खोल सकते हैं। अच्छा, व्यापार में है कि नहीं है? बिल्कुल है। व्यापार में भी जो ट्रेड करते हो उसमें साइंस एंड टेक की भूमिका है। क्या आपका इसमें सोच सकते हो कि नहीं? परिवहन में, परिवहन में भी बहुत भूमिका है। क्या आप ये नहीं कह सकते कि उद्योग में भूमिका है? बोल सकते हो। क्या हस्तशिल्प में, हस्तशिल्प में भूमिका है? तो बिल्कुल है, ये भी हो जाएगा। राजनीतिक में भूमिका है कि नहीं? बिल्कुल है भूमिका। प्रशासनिक में भूमिका है कि नहीं? बिल्कुल है। हम खोल नहीं रहे हैं प्रशासनिक को। पर्यावरण में भूमिका है? तो बिल्कुल है भूमिका। तकनीकी में भूमिका तो भर भर के है, ठीक है। तो ये चारों तरफ है। हम अगर इसको मतलब डिफाइन करना हो तो इसकी भूमिका हम कहें कि भ्रूण से लेके, मानव जीवन के भ्रूण से लेकर कब्र तक की भूमिका देखा जा सकता है। बस सीधी बात है।
अगर इतना लैंग्वेज में बोलना है, एक लैंग्वेज बोल दो, सब समझ में आ जाएगा कि भ्रूण से लेकर कब्र तक के मानव जीवन में ये भूमिका रखता है, मानव जीवन में ना। तो वही आप बात करते हैं कि भूमिका, भविष्य के विकास के लिए भूमिका क्या होगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास बनाने के लिए, इसकी दक्षता सुधार करने के लिए, सूचना समाज के विकास करने के लिए, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नए समाज के लिए उपयुक्त नई संस्कृतियों का निर्माण करने के लिए। तो सामाजिक की कुछ ही बातें इन्होंने बोला है, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए, जो हमने खोला है उससे सारी चीजें समझ में आएगा। साइंस एंड टेक के विकास का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, ये भी पूछ ले क्वेश्चन में। तो दीर्घकालिक लक्ष्य ये है कि जो सीमित विकास संसाधनों को देखते हुए, जो सीमित विकास हो रहा है संसाधन को देखते हुए आर्थिक लाभ और विकास की संभावना बढ़ा देगा। विकास की क्षमता और अनुभव को देखते हुए सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थिरता के संबंध में अपरिहार्य है। औद्योगिक और तकनीकी संबंध में अच्छा है। फिर लोक कल्याण और नई औद्योगिक संभावनाओं के संबंध में भविष्य का योगदान है। ये सब देख सकते हैं। दीर्घकालिक में भी वही जो हमने बोला पीछे की, वही भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन उठा कि औद्योगिक विकास में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भूमिका बताइए। तो औद्योगिक विकास में पहले क्यों आवश्यक है, ये बात उठना चाहिए कि आवश्यक क्यों है। तो आवश्यक ये इसलिए है कि भारत औद्योगिकरण और तकनीकी विकास में खुद को एक वैश्विक नेतृत्व कर्ता के रूप में क्या करना चाह रहा है, पेश करना चाह रहा है, अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रहा है। किसमें? औद्योगिकरण और तकनीकी विकास में। इसलिए साइंस एंड टेक जरूरी है औद्योगिक विकास के लिए। दूसरा, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास की संभावना है और भारत अपनी परमाणु क्षमता का विस्तार कर रहा है, इसलिए औद्योगिक विकास में साइंस एंड टेक की आवश्यकता है। इसके अलावा नैनो जो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी देखेंगे डिटेल में, दवा है उसकी बदलने की उम्मीद है। मतलब तकनीकी नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगा और नैनो टेक्नोलॉजी से दवा उद्योग है ना, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और ये फ्यूचर भी है, इसलिए जरूरी है। आवश्यकता क्यों? सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी संचालित हरित क्रांति के लिए भी भारी निवेश करने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में एक बड़े सुधार की संभावना है। इसलिए औद्योगिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका देखा जा सकता है या आवश्यकता है। फिर हम कह सकते हैं कि भारत सरकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में STI, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन नीति 2013 के माध्यम से अन्य बातों के अलावा भारत को दुनिया का शीर्ष 5 वैज्ञानिक शक्तियों में स्थान देना चाहती है। किसमें बोला गया है? जो STI पॉलिसी 2013 आया था, उसमें ये बात बोला था सरकार ने कि हम शीर्ष 5 वैज्ञानिक शक्तियों में शुमार होंगे। कौन? भारत। इसलिए औद्योगिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है ना, ये बात हम कह सकते हैं। अब जरा सा बात करें कि भूमिका क्या हो सकती है इसकी भूमिका। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास औद्योगिक के विकास को प्रोत्साहित करेगा। औद्योगिक विकास को क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। जो औद्योगिक उद्यम होते हैं वो अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं और नए उत्पादों का विकास करते हैं। ठीक है, तो नए उत्पाद आएंगे। जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल औद्योगिक विकास का एक उदाहरण है, जैसे कहा जा सकता है। उद्योग अपने रॉ मटेरियल पे क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। जैसे जट्रोफा के बीजों से क्या बनाया जा रहा है? बायोडीजल बनाया जा रहा है। इनके उत्पाद में विकसित होगा। फिर औद्योगिकरण के कारण हमने परमाणु विज्ञान, जो सैटेलाइट है, उपग्रह संचार और क्या है, मिसाइल है आदि की प्रगति हम क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। सरकारी पहल क्या किया गया इसके लिए? पहल क्या किया? हमने बहुत छोटा बताया है, इस पे बहुत डिकेडी हो सकता है, बहुत हो सकता है ना, सोचना 2 मिनट रुक के इस बात पे। सरकारी पहल क्या किया गया इसके लिए? तो द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और इजराइल द्वारा इजराइल इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। इजराइल इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, एक पहल ये किया गया। फिर भारत समय समय पे क्या ला रहा है? नीति ला रही है। तो 2013 वाली नीति थी, अभी STIP जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2013 था, मसौदा इसने घोषित किया था 2020 में। और इसको कैसे लिखेंगे हम बताएंगे डिटेल में। अगर कभी क्वेश्चन STI से आ जाएगा तो फिर हम सोच समझ के लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि US के साथ 4 मिलियन वार्षिक निवेश के साथ एक 5 साल का प्रौद्योगिकी कोर्स स्टार्ट किया है। तो एक 5 साल का प्रौद्योगिकी कोर्स स्टार्ट किया है। ये हमेशा एग्जाम्पल
यूज हो सकता है। भारत सरकार के सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाज रानी मंत्री श्री नितिन गडकरी बड़े पैमाने पर सड़क और जल परिवहन के लिए जैव ईंधन वाहनों को पेश करने की योजना बना रहे हैं। यही नहीं, हाइड्रोजन नीति लेके आ रहे हैं। ठीक है, मिथनॉल जैसे ईंधन से चलने वाले जहाजों पर शोध करने के निर्देश दे चुके हैं। तो ये एक पहल हो सकता है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको हम लोग बोलते हैं DST विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ने भारत में संयुक्त शोध करने के लिए विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय स्थित शोधकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी, जिसको वज्रा बोलते हैं, योजना शुरू की है। तो वज्रा योजना भी ध्यान रखना। भारत सरकार द्वारा लक्ष्य भारत में बढ़ते रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए प्रभावी सरकारी उपायों का आधार पे 2020 तक भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करना चाह रहा है। तो ये सरकारी पहल है। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि शहरीकरण में साइंस एंड टेक की भूमिका बताइए। तो विकासशील देश में जिस तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन सब देखते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पे क्या होगा, प्रभाव पड़ रहा है। इसमें साइंस एंड टेक की भूमिका हो सकती है। वैश्विक ऊर्जा की मांग के 2/3 से अधिक के लिए ये शहरों का योगदान है। मतलब 2/3 ऊर्जा किससे मांग हो रही है? शहरों द्वारा हो रही है। तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 80% तक बढ़ा है। तो 80% तक बढ़ा है, किससे? शहरों से बढ़ा है। तो अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका देखेंगे तो इसको कम किया जा सकता है। स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा पे स्विच करने वाले दुनिया के संसाधनों को अधिक कुशल तरीके से प्रबंधित करने के उद्देश्य से संपूर्ण नए उद्योग बन रहे हैं। विकसित देशों में ही केवल नहीं, बल्कि ये विकासशील दुनिया में भी है। तो स्वच्छ, अगर कहें ना कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ अगर बढ़ना है और शहर को साफ सुथरा रखना है, स्वच्छता रखना है, तो नवीकरणीय ये लैंग्वेज फंस जाता है ना। एक्चुअली में क्लास लेते लेते यही हालत होती है। आप लोग तो सुन रहे हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी में हेल्पफुल हो सकता है। अगर देखें कि शहरी संदर्भ में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका क्या हो सकती है, तो देखो, शहरीकरण की सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता है, फिर भी कई समाधान प्रदान कर सकता है, जिनके लाभ शहरों को द्वारा उठाया जाता है। सभी समस्याओं को तो नहीं हल प्रस्तुत कर सकता, लेकिन हाँ, ज्यादातर समस्याओं का निदान किसके द्वारा? इसके द्वारा किया जा सकता है। शहरी संदर्भ में अगर देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का शहरी नियोजन में किया जा सकता है। संस्थागत नवाचार लाया जा सकता है। उच्च और निम्न प्रौद्योगिकी के लिए और नवीन दृष्टिकोण में अनुप्रयोग हो सकता है साइंस एंड टेक का। फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं, एकीकृत कर सकते हैं, योजनाओं को एक साथ बना के क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं ना। जैसे गति शक्ति योजना एक बहुत बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेटिव का प्रोडक्ट है। जैसे शहरी प्रणालियों में कई उपयोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन करने की आवश्यकता है, इसमें भी डिजाइन करने में यूज हो सकता है। STI का, हम जब STI बोलेंगे तो यही होगा, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन का निम्न प्रौद्योगिकी और नवीन शासन सहित संबंधित विकल्पों को एक श्रृंखला प्रदान कर सकता है। मतलब आप प्रौद्योगिकी का विकास कर सकते हो, टेक्नोलॉजी, और शासन में भी इसका यूज कर सकते हो। शासन को सुशासन की तरफ ले जा सकते हो। इवन जो हमने बताया था लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक में, वो लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है। विज्ञान जो STI है, ये STI क्या करेगा? तो SDG के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, और खास करके जो शहर है, वो शहर के से रिलेटेड जो SDG लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में हेल्प कर सकता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकता है, और क्या करेगा? रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा। ठीक। फिर STI के द्वारा मानसिक शहरी शासन में सोच के नवीन मॉडल ला सकती है, भागीदारी बढ़ा सकती है, क्षेत्रीय शहरी नियोजन करा जा सकता है। फिर क्या किया जा सकता है? STI के माध्यम से समानता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में काम कर सकता है। शहरी सेटिंग जैसे जो चुनौतियां हैं शहरों में, वो चुनौतियों को क्या, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है।
जैसे सस्ती और आसान से उपलब्ध जो प्रौद्योगिकी है वो सारी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में है कि परिवहन के महंगे उच्च प्रौद्योगिकी साधनों की आवश्यकता के बिना इंटर मॉडल परिवहन सेवा को डिजाइन किया जा सकता है। मतलब कि हम भाई करोड़ों रुपए का कार खरीद रहे हैं, ये कार है ना, हमसे बढ़िया डायग्राम नहीं बना सकते। कार है, ठीक है, इसको छतरी भी डाल दे रहे हैं, ठीक है, कार है और बैठा भी देते हैं, ये पैर है, ठीक। तो हम करोड़ों रुपया का कोई उच्च प्रौद्योगिकी का ले, उससे बढ़िया है कि हम इतना बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर दें कि ये कार लोग छोड़ के ट्रेवल करें। जैसे मेट्रो हुआ, ऑनलाइन टाइम पे पहुंचना है तो मेट्रो, लखनऊ में भी यही हेल्प करता है, मेट्रो ऑन टाइम पहुंचाने के लिए ना। और खास करके जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें साइकिल को बढ़ावा दिया जा सकता है। जो साइकिल को बढ़ावा दिया जाएगा, जो क्या कहते हैं हम, स्पेन है आपका, नीदरलैंड है, ठीक। तो जो भी नॉर्डिक कंट्री है सबसे ज़्यादा देखो वहाँ पीएम वगैरह भी चलते हैं, साइकिल से चलते हैं। लेकिन यहाँ पे साइकिल चलना नहीं, कार से चलना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आज भी दिखावा की बात होता है ना, जो दिखावा वाला एटीट्यूड है वो बदलना पड़ेगा। तो ऐसे हम बहुत सारे मॉडल पे क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जब हमने कहा था सोचने की बात है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, हर एक में शहर का वो क्या कर सकता है, आप सोच के देखना। वो हमने जो डायमेंशन शुरू में आप हल्के में लिए होगे उसके ऊपर सोचना, हर एक चीज होगा, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा सतत शहरी संसाधन प्रबंधन किया जा सकता है, शहरी संसाधन का प्रबंधन किया जा सकता है, ठीक है ना। प्रौद्योगिकी में किया जा सकता है, उसके संसाधन में, मानव संसाधन में किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन में किया जा सकता है। और हमने कई बार बोला है कि अगर कोई संसाधन है ना, संसाधन है, तो अगर उसके सामने टेक्नोलॉजी आ जाती है ना, टेक्नोलॉजी हमेशा क्या कर देता है, ऑप्टिमाइज यूज कर देता है, ऑप्टिमाइज यूज कर देता है और संसाधनों की बचत करता है। इसलिए बहुत प्रमुख है ये चीज़ें। नहीं समझ में आ रहा है तो समझो ना कि कैसे बचत कर रहा है, कि एक मशीन आ गया, वो टेक्नोलॉजी का उपज है, और मशीन आने के बाद 10 लोगों का काम क्या कर रहा है, अकेले मशीन कर रहा है। तो मशीन को चलाने के लिए एक आदमी या 2 आदमी चाहिए, बाकी 8 आदमी बच गए ना, संसाधन बच गया। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हाँ हम बता रहे हैं कि संसाधनों का ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है। तो देखो ना हो रहा है कि नहीं, हम सिंपल एग्जाम्पल लिए। बस आपको क्या करना है, दिमाग हमारा हमेशा फोकस रहता है, और बोल बोल के हम ये भी थक गए हैं कि भाई दिमाग चलाते रहो। जैसे ना रात में होता है जागते रहो, वैसे ही दिमाग चलाते रहो, हमारा नारा है, ठीक है। एसटीआई से लेके क्वेश्चन बन सकता है, और एसटीआई को हम बड़ा सिंपल वे में देखेंगे, बस एक एक दो दो बातें याद रखना होगा। एसटीआई 1958 में पहली बार आया था, पहला प्री का क्वेश्चन। तो भारत का प्रथम नीति संकल्प था ये एसटीआई, और इसमें कुछ बोला नहीं गया था। खास करके 1983 का दूसरा एसटीआई आया था, ठीक है। इसमें बोला था, ये पॉलिसी क्या बोला था कि तकनीकी क्षमता हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तकनीकी क्षमता बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे। तो तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता पे दूसरा एसटीआई फोकस रहा था। तीसरा एसटीआई किस पे फोकस रहा था, तो 2 घटक थे इसके, कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को साथ लाना, हर एक क्षेत्र में साथ लाना। केवल ये 2 पॉइंट याद होंगे, तो अगर एसटीआई 2003 पूछ लिया तो लिख लोगे, लेकिन पूछेगा नहीं, हमें मालूम है ये नहीं पूछेगा। राष्ट्रीय समस्याओं को समाधान के लिए अनुसंधान और विकास में उच्च निवेश करना, किस जो भी राष्ट्रीय समस्याएं हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उच्च निवेश करके प्राप्त कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्योंकि अभी मसौदा आया है 2020 का, तो 2020 का मसौदा पूछ सकता है या एसटीआई 2013 पूछ सकता है। अगर पूछे तो ये 2 बातों पे फोकस था। क्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्मित एक दूसरी विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति है। यह नीति एक मजबूत राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण की दिशा में एक कदम है। 2010 से 20 दशक तक भारत ने इसे नवाचार का दशक दिया था। फिर से प्री का क्वेश्चन कि कब ने भारत ने नवाचार का दशक या डिकेड ऑफ इनोवेशन घोषित किया था। भारत की बात हो रही है, ये 2010 से 20 तक किया था। अब जरा सा बात करते हैं कि जो मसौदा है, नवाचार नीति है, जिसको राष्ट्रीय साइंस टेक इनोवेशन पॉलिसी, ठीक है ना, 2020 का मसौदा है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो क्या है 20 का मसौदा, तो उसी समय कोविड आया था, और कोविड ने तो सारे जो कमियां थी उसको तार तार कर दिया था। तो कोविड-19 की महामारी ने विश्व के समक्ष इस तथ्य को उजागर किया
कि विश्व को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एवं विकास को पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मतलब कि कोविड ने ये बता दिया भैया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप बहुत गंभीरता से लो और विकास करो, और उसी को ध्यान रखते हुए ये मसौदा भी लाया गया। तो समाज की कई समस्याओं का समाधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के साथ भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो DST है, पांचवी राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति का मसौदा पेश किया। पांचवी है, ये बता देना है, ये फैक्ट। और नवीन नीति वर्ष 2013 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार नीति का स्थान लेगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो किसका स्थान लेगी? STI 2013 का स्थान लेगी और 2020 आ जाएगा। उद्देश्य क्या है 2020 का? अभी हम बताएंगे कि 2013 में पूछ लेगा, कोई भी पूछ लेगा, आप कैसे करोगे। उद्देश्य है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रित एक बेहतर क्या इकोसिस्टम बनाना, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, और व्यक्ति एवं संगठन दोनों स्तर पे अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। तो ये तो कोई भी सोच सकता है। देश की सामाजिक आर्थिक विकास को प्रेरित करने हेतु क्या करें? STI का उपयोग करना। यही बात बोल दो, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो उद्देश्य बड़ा सिंपल में बोल सकते हो आप कि एक अच्छा इकोसिस्टम बने, ठीक है, इकोसिस्टम बने, अच्छा इकोसिस्टम बने, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या करें? बढ़ावा दिया जाए। दूसरा क्या कर सकते हो कि जो सोशो इकोनॉमिक लेवल है उसको बढ़ाना। और क्या इसमें बता सकते हो? तो जो वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धा बनाना, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड बनाना, प्रतिस्पर्धा हम कर पाए। प्रावधान क्या है? प्रमुख प्रावधान देखो, अब हम यहाँ से DKD में थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं, दिमाग खोल के, कि कोई भी STI आपके सामने आएगा, पॉलिसी आप लिख ले जाओगे ना, ये दिमाग खोल के। मसौदा 2020 देख रहे हैं, लेकिन हम इससे बहुत सारे हितों को साध रहे हैं। तो क्या सामाजिक न्याय और समावेशन से संबंधित ये बढ़ाएगा? भाई सामाजिक न्याय और समावेशन बढ़ाना सबसे बड़ा जरूरी है। इसीलिए तो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास चाहिए ना। थोड़ा गर्मी लग रहा है, उसके बाद पंखा चालू करके स्टार्ट करते हैं। हर एक सेक्टर में STI के पॉलिसी में ये आप जोड़ सकते हो। जैसे लैंगिक समानता बढ़ाना, समता पे बल देना, ओपन साइंस पॉलिसी, एक देश एक सदस्यता, एक देश एक सदस्यता, अनुसंधान और शिक्षा में क्या करना? बढ़ावा देना। ये सामाजिक ही समावेशन होगा ना, ठीक है। सामरिक स्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो भारत को शीर्ष 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों में स्थान लेना। तो ये हम बात बोल रहे हैं, हम बहुत जानबूझ के छोटा लिखे हैं, क्योंकि प्रावधान क्या है? तो प्रावधान हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमने शुरू में बोल दिया है वही आपको प्रावधान में बोलना है। मान लो कि 2003 का पूछ लिया जाए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ लाना, तो ये आप पूछ लिया जाए कि इसके प्रावधान क्या है, तो भैया सामाजिक क्षेत्र में क्या आप हेडिंग डालोगे? कोई काट नहीं सकता। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना ना, समावेशी विकास करना, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को बढ़ावा देना, बढ़ावा देने के प्रावधान है। ये सब कुछ नहीं करना है, ये लाने का मतलब हो गया जो सेट है हर एक में। आप देखोगे ना तो हर चीज लिखा होगा। फिर राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान और विकास को ऊंचना। तो समस्याओं बताओ कि समस्याएं, राष्ट्रीय समस्याएं क्या है? तो विषमता है, क्षेत्रीय विषमता है, आर्थिक विषमता है, राजनीतिक विषमता है। उन विषमताओं को कम करने के लिए क्या करना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और साइंस एंड टेक के द्वारा दूर किया जाए। हो गया ना, खत्म होना। वैसे ही 2013 में आप बोल दोगे हर एक चीज होगा। और यही चीज हमने यहाँ पे बोला कि हमने एक वर्ड लिया, सिर्फ एक, न्याय और समावेशन से संबंधित। एजुकेशन बताया, रिसर्च में बताया, सामरिक में बताया, तो क्यों नहीं करोगे? आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा। STI पॉलिसी लिखना बड़ा बात नहीं है। जो आप डायमेंशन हमने पहले पेज में बता दिया, उस डायमेंशन को जानते हो। हर एक चीज में प्रावधान, इसके प्रमुख प्रावधान है सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में ना। हो गया भाई, राजनीतिक क्षेत्र में क्या चाहोगे? तो साइंस एंड टेक के माध्यम से लोकतंत्र को बढ़ावा देना। क्या? तो महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना, पारदर्शी चुनाव करवाना,
है तो है, क्या कर सकते हो। तो जो भी एसटीआई नीतियां आएंगी उनकी कमियां भी बताओगे, और सब कमियां एक ही जगह बता रहे हैं कि भैया पहले तो जीडीपी बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही बहुत कम खर्च करता है। अमेरिका जहाँ 2% करता है, उसकी जीडीपी भी हाई है, उसका 2% खर्च कर रहा है, बहुत है। तो पहला तो क्रिटिक यही करोगे, ठीक है। और जो नीतियां बनाई गई हैं वो स्वयं को परिवर्तन के अनुकूल ढालने में सक्षम नहीं है, हमेशा सफल नहीं हुई है, ये हमेशा बताओ। और इनकी समीक्षा दशकों के बाद की जाती है, दशकों के बाद की जाती है, तो ये भी बताओ। एसटीआई नीतियों की सबसे प्रमुख समस्या यह थी कि उन्हें सही ढंग से क्या किया नहीं गया, क्रियान्वयन नहीं किया गया। प्रशासन में लाल फीताशाही की समस्या के कारण नीतियों के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न हुआ। बोलो ना, ये सारी चीजें तो आप हर एक एसटीआई नीति पे लागू कर लो। तो मैंने पढ़ाया कुछ नहीं, दिमाग खोलने की बात है। आप लोग डर लगता है कि अरे एसटीआई नीति पूछ लिया, कुछ नहीं है एसटीआई नीति। आप देखो प्रौद्योगिकी विजन 2032 एसटीआई नीति का ही समग्र रूप है ना। अब कहोगे कि सर हर एक बच्चे में एसटीआई लेके आ रहे हो, तो है साइंस एंड टेक का। भाई हम कह रहे हैं कि भ्रूण से लेके कब्र तक का अगर मानव के उपयोग हो सकता है तो हो सकता है। ये प्रौद्योगिकी विजन 2016 में जो 103वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस मैसूर में हुआ था, उस समय प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। ये विजन दस्तावेज है, क्या ये बताता है कि हमारे देश के नागरिक वर्ष 2035 में किस प्रकार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे और उसका रूपरेखा भी कैसा होगा। अब ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है, याद करना। टीफैक्ट पूछा कि प्रौद्योगिकी विजन 2035 दस्तावेज को प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा? टीफैक्ट संस्था के द्वारा ये तैयार किया गया है। और टीफैक्ट नाम लेके ही हो समय कोई जानता ही नहीं था। 2018 या 19 वाले में पूछा था, 18 वाला में शायद पूछा था, जानता कोई नहीं था कि टीफैक्ट क्या है। तो यहां जान जाओ। और जितनी पॉलिसी से पूछा जाता था सारी पॉलिसी हमने समरी इसमें डाल दिया है, और अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, केवल डीकेडी के माध्यम से होना चाहिए। दिमाग बैठ के सोचो, नहीं आता है तो हमसे पूछो ना। 12 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है प्रौद्योगिकी विजन 2035 में। दस्तावेज के तहत कितने 12 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जिस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब जरा सा देख लो 12 क्षेत्र कौन से होंगे, जो आप जानते होंगे वही होगा। भाई शिक्षा है नहीं, सामाजिक में खाद्य और कृषि, खाद्य सामाजिक में आ गया, कृषि अर्थव्यवस्था में आ गया, क्या है कि नहीं है। चिकित्सा विज्ञान आया कि नहीं, स्वास्थ्य आया कि नहीं, ये भी सामाजिक है। कौन सा अलग पढ़ रहे हो, 12 क्षेत्र है। 12 क्षेत्र बस ये ध्यान रखना है, 12 क्षेत्र है। जल, ऊर्जा, पर्यावरण ना, कोई चीज ऐसा है कि जो नहीं हम जानते हैं। आवास सामाजिक में आएगा, यातायात परिवहन में आएगा, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में आएगा, निर्माण की, सामग्री की, सूचना और प्रौद्योगिकी की। तो 12 क्षेत्र बस ध्यान रखो कि 12 क्षेत्र पे बोला गया, लेकिन है तो बहुत व्यापक ना। हमने कहा ना कि जैसा एसटीआई है वैसा ही सेम ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 12 क्षेत्र को इसने क्या किया है, चिन्हित किया है, ये बताना है। तो लक्ष्य क्या है इसका, जो विजन प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 जारी किया गया है, वो क्या लक्ष्य रखा गया। तो पहली बात है कि सुरक्षा समृद्धि में वृद्धि, प्रत्येक भारतीय की इस अस्मिता को सुनिश्चित करना। ये तो बहुत छोटा दिया है, आप लिखो ना, सामाजिक आर्थिक उत्थान करना, सुरक्षा करना, समृद्धि, वो सब सही होंगे। सामाजिक आर्थिक उत्थान कहां से गलत होगा, शिक्षा है ही है, आर्थिक है ही है, जल है ही है ना। उक्त विजन दस्तावेज के 12 विशेष अधिकार हैं, 12 विशेषाधिकार हैं, 6 व्यक्तिक हैं, ये ध्यान रखना। इसमें विजन में कितने विशेषाधिकार दिए गए हैं, 12 विशेषाधिकार, 6 व्यक्तिगत रूप से और 6 सामूहिक रूप से दिए गए हैं। किसको, भारतीय नागरिक को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 में नागरिकों को कितना विशेष अधिकार दिया गया, तो 12 दिया गया, 6 व्यक्तिगत और 6 सामूहिक, और वो हमने लिख दिया है। और आप ऐसा नहीं है कि 6 ऐसे गिनाना 6 ना, क्या
तो व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ वायु और पेयजल मिलना चाहिए, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिलना चाहिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा और सार्वजनिक स्वच्छता मिलना चाहिए, 24/7 बिजली मिलना चाहिए, बेहतर आवास मिलना चाहिए, बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए, आजीविका और सृजनात्मक अवसर मिलना चाहिए। ये 6 हो गया। और 6 देखोगे कोई बड़ी बात नहीं बोला गया, हर एक व्यक्ति के विकास के लिए ये चाहिए। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सामूहिक विकास के लिए भी जो 6 बोला गया है वो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि सुरक्षित और तेज आवागमन होना चाहिए, मतलब परिवहन अच्छा होना चाहिए, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा होनी चाहिए, सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता बनाने होनी चाहिए, पारदर्शी और प्रभावशाली शासन होना चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्थान होना चाहिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का रक्षा होना चाहिए, आपदा और जलवायु लोचता होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का पारिस्थितिकी कार्य अनुकूल होना चाहिए। तो ये भी 6 है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सोच के देखना, इस दोनों पॉइंट सोचना अच्छे से कि इसमें से कौन सी चीज है जो आपको नहीं चाहिए, और एज ए समाज आप जो रहते हो इसमें से कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए। जरा सा निकाल के हमको मैसेज करना, पता चलेगा सब कुछ चाहिए हमको। और ये हमारे समाज का विकास इसी पे डिपेंड करता है, ये 6 पे। अब विजन दस्तावेज प्रौद्योगिकी चुनौतियां क्या है? चुनौतियां क्या है? वही चुनौतियां जो एसटीआई की चुनौतियां हैं, या अलग हम बात कर लेते हैं। चलो, जल की बात किया गया है तो जल से रिलेटेड चुनौतियां क्या? सभी नदियों और जल स्रोतों में पानी का बेहतर गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित कैसे करें। लो, ऊर्जा इसकी बात की गई है इसके पिलर में, 12 चिन्हित किया गया ना, तो 12 ऊर्जा किया गया है। तो ऊर्जा के लिए बोलो कि ऊर्जा में रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से प्रतिस्थापना करना, किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में। ये भी हमारे लिए चुनौती है। जो भी है सब पे है। जैसे सामाजिक सुरक्षा में महिलाओं और बच्चों के खून की कमी है, एनीमिया है, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बिजली में को का डिसेंट्रलाइज वितरण करना, सभी के लिए शिक्षा और भाषा संबंधी सुविधाएं प्रदान करना, पारिस्थितिकी स्थिति को मद्देनजर कचरा का प्रबंध सुनिश्चित करना, देश के आकार को देखते हुए महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित रखना, राष्ट्र के जलवायु पैटर्न को समझना और उनके अनुकूल काम करना। जो भी 12 पिलर हैं, 12 पिलर को देखते हुए चुनौतियां बता सकते हो, कोई भी नहीं हो सकता। हम पढ़ाने ऐसा नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है, बस आत्मसात करो कोई चीज। हमको बोलोगे लिखने के लिए, हम खट से लिखेंगे और हर एक चीज नहीं होगा, पूरे लाइन बाय लाइन नहीं सही होगा, क्योंकि बातें वही होंगी, एसेंस वही निकलेगा। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लें जो साइंस एंड टेक में यूज किया जा सकता है। भारत अपने जीडीपी का 0.69% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। कितना? 0.69%। तो ये तथ्य याद होना चाहिए, जो कि जो विकसित देश हैं, अमेरिका, चीन, इजराइल, इसकी अपेक्षा बहुत कम है। रिसर्च डेवलपमेंट के कुल व्यय में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 45.1%। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो प्राइवेट की हिस्सेदारी है 38.2। तो ये कहीं नहीं लग रहा कि बढ़ाना चाहिए। जो राज्य हैं, राज्य को भी बढ़ाना चाहिए। 7.4% क्या है? मतलब ना धिक्कार हो कि राज्य 7.54%, 7.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में व्यय नहीं करती। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा व्यय में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सरकारी ही है, प्राइवेट भी हतोत्साहित रहते हैं। राज्य इनको हमेशा बढ़ाने के लिए बात कहो। नहीं, चुनौतियां में ये होगा ना, अगर अच्छा साइंस एंड टेक को लाना है तो आप कहो कि इनके व्यय बढ़ाना पड़ेगा। और ये आज की बात नहीं है, जब भी गुणवत्ता लाना है, समाज को सुधारना है, समस्याओं को कल्याण करना है तो साइंस टेक में करना होगा। लेकिन हमारा फोकस क्या होता है? समस्याओं को प्रहार करना। और समस्याओं की जो मेन चीज है, सुधार किससे किया जा सकता है? साइंस एंड टेक को। लेकिन ये अंगूठा छाप नीति जो नेता हैं वो क्या डिसाइड करेंगे बजट में क्या करना ना। महिलाओं की हिस्सेदारी क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक में? नगण्य है, ये भी क्रिटिक है। वैश्विक अनुसंधान भारत की हिस्सेदारी काफी कम है, मतलब बहुत कम है वैश्विक हिस्सेदारी। क्या है तथ्य? पीएम इश्तियाक अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर पॉलिसी यूपी में पूछ रहा है तो ये पूछा जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो एक पीएम इश्तियाक के बारे में जरूर जान लेना कि पीएमओ के ऑफिस में 2018 में पूर्व मंत्रिमंडल वैज्ञानिक सलाहकार जो था ना, सैक कैबिनेट,
और प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद सैक पीएम का स्थान कौन ले लिया? 18 में पीएम इश्तियाक ले लिया। और पीएम इश्तियाक के 9 अस्थायी क्या होंगे? सदस्य होंगे। संरचना में पूछ लिया जाए तो पीएम इश्तियाक के कितने अस्थायी सदस्य होंगे? 9 होंगे, जिसका नेतृत्व भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे। इस परिषद में 12 विशेष आमंत्रित क्या होंगे? सदस्य होंगे। अर्थात परिषद में टोटल कितने होंगे? 12 9 21 सदस्य होंगे ना। तो सदस्य की भी बात हो गई और पीएमओ ऑफिस से गवर्न किया जाता है, ये भी बात हो गई। अब पीएम इश्तियाक का कार्य क्या है, क्या है फंक्शन क्या है? बड़े ध्यान से इसको पढ़ना, कोई बड़ा टफ नहीं बनाया है कि परिषद का मुख्य कार्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार से संबंधित समस्त मामलों पे प्रधानमंत्री को क्या करना? सलाह देना। पीएम इश्तियाक का काम क्या है कि एसटीआई पे प्रधानमंत्री को सलाह देना, निगरानी करना, इनकी निगरानी करना, जो एसटीआई है उनका निगरानी करना, विषयों से संबंधित निर्णय और नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में सरल बनाना, ये इसका काम है। यह परिषद एसटीआई का प्रयोग कर देश में व्याप्त सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान हेतु सरकार को सहयोग देगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले से चिल्लाते आ रहे हैं कि यही होगा। यह परिषद भारत एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और विभिन्न संस्था या संगठनों के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पे क्या करेगी? कोऑर्डिनेशन करेगी। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप सोच लो तो हो जाएगा। यह परिषद मतलब एसटीआई के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व हेतु रणनीति का निर्माण और संचालन करेगी। यह शिक्षा, रिसर्च, उद्योग में नवाचार लाने पे क्या होगा? ध्यान केंद्रित करेगी। तो बात तो वही है ना, करेगी भाई, साइंस एंड टेक से जुड़ी है तो करेगी। तो पीएम इश्तियाक में कितने राष्ट्रीय मिशन को चिन्हित किया गया? 9। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 9 होगा। बाकी ये सब जब बैठ के सोचोगे ना, थिंक करोगे, सारे चीज निकल जाएंगे कि पीएम इश्तियाक है तो आया है, साइंस एंड टेक इनिशिएटिव है, एसटीआई है, तो क्या काम ही होगा इसका? और पीएमओ के ऑफिस से गवर्न हो रहा है, तो सोचोगे सामाजिक आर्थिक उत्थान देगा, सुरक्षा की बात करेगा, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात करेगा, विश्व के लेवल पे अच्छा अपना उपस्थिति दर्ज करवाएगा। यही सब होगा इसका कार्य। कोऑर्डिनेशन करेगा, संचालन करेगा। तो उसके 9 मिशन क्या है? 9 मिशन जो बोला, 9 मिशन क्या है? तो प्राकृतिक भाषा अनुवाद, क्वांटम फ्रंटियर, यही पूछा गया था कि नए कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसपे होगा? जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मानव स्वास्थ्य के लिए विज्ञान, अपशिष्ट से धन, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, अग्नि, ये क्या है? इस क्षेत्र के में ये सोचा था कि इस क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, 9 क्षेत्रों को। ठीक है, अब बात करें कि आधुनिक समय में जो वैज्ञानिक हैं, देखो वैज्ञानिकों की बात हम जब पढ़ेंगे ना, प्री की बात, प्री में पढ़ेंगे तो प्री में कर रहे हैं कि जो एंशिएंट पढ़ेंगे, तो एंशिएंट के समय में जो काम हुआ था वैज्ञानिकों द्वारा वो उसमें पढ़ लेंगे। मेडवल में जो काम हुआ था वो उसमें पढ़ेंगे। बच गया क्या? तो आधुनिक में, तो आधुनिक वाला अभी पढ़ ले रहे हैं। भौतिकी में कौन काम किया था? तो सीवी रमन थे भौतिक में। फिजिक्स में 1930 में ये रमन इफेक्ट खोजा था। सीवी रमन ने, पूछ ले जाएगा सीवी रमन का क्या है, तो सीवी रमन ने 1930 में क्या, प्री का क्वेश्चन, 1930 में रमन इफेक्ट खोजा था और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। किसको? सीवी रमन को। रमन इफेक्ट है क्या? तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो ये क्या होता है? डिस्कर्ट वो क्या बोलते हैं, प्रकीर्णित होता है, मतलब उसको डी से नाम है, इंग्लिश में बोल रहे हैं। प्रकाश के एक छोटे हिस्से की तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, स्कैटर्ड प्रकृति। इसका प्रयोग दवाओं की खोज, खनिज विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्धचालकों के उत्पादन इत्यादि में किया जाता है। तो ये रमन इफेक्ट का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? दवाओं की खोज में, खनिज विज्ञान में, जीव विज्ञान में, अर्धचालक में। बस बहुत हो गया। जगदीश चंद्र बसु, जीसी बसु की बात करेंगे तो वेव गाइड एंड हॉर्न एंटीना जैसे माइक्रोवेव संगठनों को जो कंपोनेंट थे उसके आविष्कारक हैं। किसके? तो वेव गाइड और हॉर्न एंटीना जैसे माइक्रोवेव कंपोनेंट के आविष्कारक कौन है? जीसी बसु हैं।
एस चंद्रशेखर की बात करें फिजिक्स में, तो इन्होंने ब्लैक होल पे गणितीय सिद्धांत के लिए 1983 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। फिर से प्री का क्वेश्चन। इस सिद्धांत के आधार पर चंद्रशेखर सीमा की परिभाषित किया था, एस चंद्रशेखर की बात। एस एन बसु की बात करें तो बसु ने बोसान, जो बोसान पार्टिकल है उसकी खोज की थी ना, बोसान खोज नहीं की थी, संबंध में किए गए उनके कार्य द्वारा भौतिक क्षेत्र में मानक मॉडल के निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी पे भी काम किया, तो बोस आइंस्टीन पे भी सांख्यिकी पे भी इन्होंने काम किया। वर्तमान समय में सूचना पुनर्प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के क्षेत्र में अच्छा इस खोज को कई अनुप्रयोग हो रहे हैं। किसका, बोसान का। टेसी थॉमस की बात करें, टेसी थॉमस, इन्हें मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। ये अग्नि 4 मिसाइल कार्यक्रम के संचालन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। कौन, टेसी थॉमस। ये भी प्री का क्वेश्चन है। तो आप लोग कहते हो ना कि प्री पे फोकस रहो, तो ये तो आएंगे। रसायन विज्ञान की बात करें तो प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में बात करें, रसायन विज्ञान में 1901 में भारत की पहली रसायन फैक्ट्री बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की थी। तो कई बार ये भी प्री में पूछ लिया गया कि बंगाल केमिकल, केवल इतना ही पूछा गया कि बंगाल केमिकल की किसने किया था, तो पीसी राय ने किया था, या प्रफुल्ल चंद्र राय ने किया था बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना। हरगोविंद खुराना की बात करें रसायन में तो ये भारतीय अमेरिकी थे। इन्होंने प्रोटीन के सिंथेसिस में, ये भी कई बार पूछा गया कि प्री में, कि प्रोटीन के सिंथेसिस में कितने काम किया, तो हरगोविंद खुराना ने किया, ठीक है। और 1968 में इनको चिकित्सा में नोबेल प्राइज मिला था। गणित में बात करें तो एस रामानुजन का नाम आता है। ये औपचारिक प्रशिक्षण के बिना रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में फेलो बनने वाले दूसरे भारतीय बने थे। इनकी स्मृति में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। परमाणु विज्ञान की बात करें तो होमी जे भाभा का नाम आता है। ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे, ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया। भारत का 3 चरण वाले नाभिकीय कार्यक्रम किसने परिकल्पना दी थी, 3 चरण में नाभिकीय न्यूक्लियर के 3 स्टेज किसने बताया था, तो होमी जे भाभा ने ही बताया था। अंतरिक्ष विज्ञान में देखें तो मेघनाद साहा हैं। साहा ने इन्होंने साहा संकरण की खोज की थी, साहा संकरण की खोज की थी, जो खगोल भौतिकी तथा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तारों के स्पेक्ट्रम की विवेचना का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो तारों के स्पेक्ट्रम की विवेचना किसके द्वारा किया जाता है, साहा संकरण के द्वारा किया जाता है। प्री का क्वेश्चन। विक्रम साराभाई, इन्होंने इसरो के स्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके अतिरिक्त इन्होंने IIM के स्थापना में भी सहयोग दिया। तो IIM के स्थापना में किसने सहयोग दिया था, तो विक्रम साराभाई ने, विक्रम साराभाई ने। प्री का क्वेश्चन, ठीक है। इसरो की स्थापना किसने किया था, तो विक्रम साराभाई ने। प्री का क्वेश्चन। इनके योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब आगे हमारे सिलेबस में अभी तक बोल बच्चन था, पहले के जो था कि भूमिका आधुनिक वैज्ञानिकों की भूमिका उसमें दिया गया है, तो आधुनिक वैज्ञानिकों की भूमिका भी देख लिए कि कौन क्या किया, ठीक है। जैसे पूछ लिया कि आधुनिक वैज्ञानिकों को भूमिका, तो आपको पार्ट में डिवाइड करेगा कि फिजिक्स में इनका भूमिका रहा, केमिस्ट्री में इनका भूमिका रहा, स्पेस साइंस में इनका भूमिका रहा, मैथ में इनका भूमिका रहा, बताओगे आप ना, उसका बाद कंक्लूजन लिखोगे, कुछ ऐसा करोगे। अब देखो प्रौद्योगिकी का देशीकरण पे क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा देने तथा विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसर का सृजन, नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु एक राष्ट्र के लिए नई प्रौद्योगिकी को स्वदेशीकरण एवं विकास महत्वपूर्ण है। मतलब कब तक हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे भाई, इंडिजिनाइजेशन के स्पेलिंग है, भूल गया ना, ऐसे ही हो रहा है। ऐसा हम करेंगे, एक दिन आप लोग को छुट्टी करेंगे, पूरा दिन हम कहीं क्लास नहीं लेने वाले हैं, इफेक्ट पड़ रहा है। स्वदेशीकरण और विकास महत्वपूर्ण है, मतलब जो देशीकरण जरूरी है। क्यों बाहर से हम टेक्नोलॉजी कितना मंगाएंगे, पैसा होगा, आयात करना पड़ेगा, हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाएगा, कब तक चलेगा ये। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक जाके अमेरिका की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको ब्रेन ड्रेन के नाम दिया गया है। तो हमें जरूरत है कि अपने ब्रेन ड्रेन को रोकना है। तो नई प्रौद्योगिकी के
स्वदेशीकरण और विकास में भारत की उपलब्धियां क्या है। नई प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण, ये हमारे सिलेबस है सीधे सीधे। नई प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण और विकास में भारत की उपलब्धियां बताएं। तो रक्षा क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं भारत के, स्वदेशीकरण में, इंडिजिनाइजेशन में। स्वदेशीकरण मतलब समझ रहे हो ना, समझ जाना चाहिए, अपने देश का होना, ठीक है। तो रक्षा उत्पादन में 40% तक स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लिया है, 40% प्राप्त कर दिया, 60% है तो वो भी हो जाएगा, रक्षा के क्षेत्र में कर लिया है। उदाहरण के रूप में T-90 टैंक भारत ने बनाया, सुखोई 30 लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तेजस, ये भारत ने स्वदेशीकरण कर रही है इसकी। दूसरा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखा जाए तो अंतरिक्ष क्षेत्र में तो धूम ही मचा रखे हैं, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन में जैसे GSLV MAC-2 बनाया है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया गया है। तो अंतरिक्ष सेक्टर में हमारा है ही है, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, आप और 2-3 गिन सकते हो। जैविक प्रौद्योगिकी में देखा जाए तो अभी रोटा वायरस वैक्सीन बनाया है, रोटावैक, ठीक है। इसके अलावा लिग्नोसेलुलोसिक अपशिष्ट से इथेनॉल का बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। बहुत सारे GMO फूड बनाए जा रहे हैं, वो भी देख लो, नवचारी विकास किए जा रहे हैं। विखंडित नीतियां और नीतिकरण की कमी क्या है कि कौन सी सीमा, ये हमने अलग नहीं किया है कि निम्नलिखित सीमाओं के कारण भारत अपनी नवाचारी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनकी नीतियां और नीतिगत कार्यान्वयन में कमी है, रिसर्च और डेवलपमेंट में वित्त पोषण कम है, ठीक है। जो उद्योग हैं या MSME हैं उसमें, या एकेडमिक हैं, उनको देखा जाता है कि वो उत्सुक नहीं हो या उदासीन है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अभी भी ग्रेड और करियर पे केंद्रित है, नवाचार की तरफ जा ही नहीं रहे। शिक्षा की बात करें, बौद्धिक संपदा के अधिकारों को पर्याप्त सुरक्षा है, मतलब बौद्धिक संपदा को अगर सुरक्षा नहीं दोगे तो प्राइवेट सेक्टर आके काम ही नहीं करेगी, ठीक है। निवेश के लिए निजी क्षेत्रों को आकर्षित करना, इवन राज्य को, स्टेट को भी हमने बताया था कितना निवेश करना है, जो डाटा दिया था, तो वो बता सकते हो। हालांकि MSME और ये सब बोल बच्चन कर लोगे कि हाँ 3 करोड़ अधिक इकाइयाँ विनिर्माण के क्षेत्र में लगी है, 45% का योगदान करती है, एक्सपोर्ट में करती है, लेकिन क्या इससे क्या कर सकते हैं? इतना ज़्यादा हम करके बोल के क्या करेंगे ना, जो चीज़ें हमारे यूज़ करनी होंगे। तो देशीकरण किया गया, रक्षा के क्षेत्र में किया गया, ठीक है। हम स्पेस के क्षेत्र में देशीकरण की बात करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करेंगे, हम कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे। कोई नई नई न्यूज़ आई हो कि भारत ने ये कर दिया, जो करंट में जब पढ़ेंगे प्री के लिए तो वो करंट को जोड़ लेंगे। अब सीधा सीधा क्वेश्चन ये कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ये सिलेबस है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इस पे एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि शब्द से आप क्या समझते हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों है, और उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए, या इसकी चुनौतियां क्या हैं, ये भी बात हो जाएगा। तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण औपचारिक या अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से एक संगठन या देश से दूसरे संगठन या देश में प्रौद्योगिकी मतलब नवाचार, ज्ञान, तकनीकी को हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बोलते हैं। औपचारिक चैनलों में FDI क्या आ सकते हैं? औपचारिक चैनल में FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग आता है, व्यापार आता है, विदेश पेटेंटिंग आता है, पेटेंट करने वाला, ठीक है, ये सब शामिल है। और अनौपचारिक चैनलों में नकल और जालसाजी शामिल होता है। तो औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से जब एक संगठन या एक देश दूसरे संगठन या दूसरे देश प्रौद्योगिकी का या टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करता है, उसे हम कहते हैं प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, ठीक है। और प्रौद्योगिकी क्या? नवाचार, ज्ञान और तकनीकी का हस्तांतरण होता है। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण विभिन्न अक्षों के साथ होता है, ठीक है। विश्वविद्यालयों के बीच होता है, विश्वविद्यालय से व्यवसायों के बीच में होता है, बड़े व्यवसाय छोटे व्यवसाय के बीच में होता है, सरकार और व्यवसाय के बीच में होता है, भू राजनीतिक सीमाओं के पार होता है, मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को, दोनों औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से दोनों होते हैं, और दोनों खुले तौर पे और गुप्त रूप से भी होते हैं। तो प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण बताओगे कि भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन होगा, बिजनेसमैन टू पर्सनल व्यक्ति हो सकता है, फिर से क्या तो एक नेशन दूसरे नेशन से कर सकता है, ठीक है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो ये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के डायमेंशन है कि किधर किधर हो सकता है।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में शामिल क्या है? तो नई तकनीकी की पहचान करना, पेटेंट और कॉपीराइट के माध्यम से प्रौद्योगिकी की क्या रक्षा करना। तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में ये शामिल है निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए विपणन और लाइसेंसिंग जैसी विकास और व्यावसायीकरण रणनीतियां बनाना, स्थानांतरित करना, प्रौद्योगिकी के आधार पर नई स्टार्टअप कंपनियां बनाना। उदाहरण के लिए देखें तो फ्रांस के साथ हमने राफेल सौदा किया। इसके सौदे में मध्यम मल्टी रोल लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। जो राफेल हमने समझौता किया था उसमें मल्टी रोल लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात साइन हुआ, किससे? भारत और फ्रांस को लेकर। ठीक है, महत्व क्या है इसके? तो नए बाजारों का खोज होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगे, हस्तांतरण होगा तो नई नई टेक्नोलॉजी होगा, और नई नई टेक्नोलॉजी होगा तो नए नए उत्पाद बनेंगे, नए नए उत्पाद बनेंगे तो वो आर्थिक रूप से सशक्त होगा ना। हम यहाँ पे देख के नहीं बोल रहे हैं प्लीज ना, ये मत करना कि सर देख के। तो नई टेक्नोलॉजी का नए उत्पाद होंगे, नए उत्पाद होंगे तो एक तो आदमी क्या होगा, क्षमता, आदमी की क्षमता विकसित होगी, क्षमता विकसित होगी तो जीडीपी भी विकसित होगी, आदमी भी विकसित होगा, उसके जीवन की गुणवत्ता भी विकसित होगा, ये फायदा होगा। कोविड-19 जैसी महामारी है उनसे रोका जा सकता है भाई, वेंटिलेटर का विकास होगा, ठीक है ना, बहुत सारे दवाओं का विकास होगा, वैक्सीन का विकास होगा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की वजह से। फिर क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि कुछ पुराने हमारे जहाज हैं जो बिल्कुल नहीं सकते, जैसे मिग है तो मिग को इसमें दिया नहीं है, मार्क किए तो मत देखने लगना, मिग है तो उसको अपडेट करना, अद्यतन करना, जो पुराने हमारे संसाधन है उसको अपडेट करना, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, बहुत चीज़ें। और जलवायु परिवर्तन से अगर लड़ना है तो उसमें हमने बताया ही था, पेरिस समझौते में ये क्या है, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की बात कहा गया है, ठीक है ना। तो वो भी एक है। सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य कर सकते हैं, वैश्विक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो वैश्विक समस्याएं हैं उसे निजात पाया जा सकता है। वैश्विक समस्याएं क्या है, तो जलवायु है, आतंकवाद है, ठीक है ना, प्रवासन है, इन सब से निजात पाया जा सकता है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए हो सकता है, सामरिक सुरक्षा के लिए हम कर सकते हैं। इसके लिए इसमें क्या होगा, बौद्धिक संपदा में विश्वविद्यालय के हितों और अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो जितने विश्वविद्यालय होंगे उनके शिक्षा में स्तर बढ़ेगा, इवन प्राइवेट सेक्टर के भी विस्तार होगा, इवन राज्य भी क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे अगर इंडिजिनस को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये इस तरह से बात कर सकते हैं। प्रयोगशालाएं, लैब वगैरह क्या होंगे, विकसित होंगे। जैसे कि कोविड के समय में लैब भी नहीं बहुत ज़्यादा था, जिसके पास पीसीआर हो ना, बाद में भले बड़ा हो, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे लैब भी क्या होंगे, विकसित होंगे अगर इंडिजिनाइजेशन किया जाएगा। तो हमारा एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर ना, सामाजिक आर्थिक विकास में कर सकते हैं। ट्रेड सेंटर विकसित कर सकते हैं, ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड, जैसे कि एक्सलेंट सेंटर सुना ना कि एजुकेशन में एक्सलेंस सेंटर लगाया जा रहा है, इनक्यूबेशन बनाया जा रहा है, ये सारे के सारे ना वृद्धि होगी, ठीक है ना। इनक्यूबेशन लगाए जा रहे हैं, जो एक्सलेंट सेंटर खोले जा रहे हैं, कृषि में एक्सलेंट सेंटर खोला जा रहा है, ट्रेड में खोला जा रहा है, ठीक, लॉजिस्टिक मॉडल में खोला जा रहा है। क्या चुनौतियां हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं इसमें। तो ये शोधकर्ता की अभिनव भावना को क्या मारता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो जाता है। भाई हमने इंडिया में किया, और इंडिया में किया वो फ्रांस में गया, अमेरिका में गया ना, तो उस भावना को क्या मारता है कि यार हम अपने काम के लिए किए, अपना देश विकसित कर। देखो फ्रांस वाला भी बढ़ रहा है, अमेरिका वाला भी बढ़ रहा है। देश या संगठन में भारी वित्तीय बोझ डालती है, क्यों? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा चाहिए, तो भारी कीमत के साथ आता है। अगर कोई भी प्रौद्योगिकी आता है भारी कीमत में आता है, उसका हस्तांतरण हो तो ये वित्तीय बोझ बताता है। दूसरा, बिना वित्तीय बोझ किए हुए वो सरलता से प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अपनी ये संप्रभुता और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए भविष्य के देश को कमजोर भी बनाता है। उदाहरण के लिए रक्षा और परमाणु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने का ये बताता है कि अगर हस्तांतरण करोगे तो आप किस चीज़ों को तो सब जान जाएंगे, तो आप सुभेद हो जाएगा, कोई भी आपको भेद सकता है कि चलो भाई इनके परमाणु सेक्टर तो ये इतना ही है, ये है, चलो इनके अंदर ये कमियां हैं, तो आपकी कमियां उजागर हो जाएंगी कि इतना मारक क्षमता नहीं है, इतनी एफिशिएंसी नहीं है ना। आप समझ रहे होगे मेरी बात। अब नेक्स्ट क्या है, ये देश के आर्थिक रक्षा और विदेश नीति निर्माण को प्रभावित करता है, क्योंकि देश की तकनीकी जरूरतों के लिए दूसरे देश पर निर्भर हो जाता है। जैसे इंडिया भी कुछ समय के लिए तकनीकी निर्भर था, यूएस के ऊपर निर्भर था और रशिया के ऊपर है, और इजराइल से तो मंगाता ही है रक्षा में ना। तो ये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से कुछ टॉपिक था और इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
इसको हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में डील कर लिया। और यही क्वेश्चन आ सकता है, चुनौती है या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्या होता है, इसका महत्व या लाभ क्या है, और चुनौती, यही इस टॉपिक से बन सकता है। और क्या बन सकता है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग साइंस एंड टेक देख रहे हैं, और हाँ, पहले वाले वीडियो के साथ इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरा लेक्चर है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और इतना भी ज़्यादा नहीं होगा। कुल मिला जुला के हमने 2 घंटा पहले भी दिया है, अभी तक आज तक 2 घंटे का कोई वीडियो नहीं डाला। अब एक आध वीडियो चला गया होता चला गया, लेकिन हमें 2 घंटा का वीडियो डालना है, तो तैयार रहिए इस चीज़ को। और साथ में हमने कहा था ना कि 2 घंटा प्री भी आपको देना है, 2 से 2.5 घंटा डेली हमको, और डेली होगा वो, ये पहले से बता रहे हैं। कोई किसी को एंड बट है तो वो ज्वाइन न करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज नहीं। चलिए, सिलेबस में है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा से क्या करें, बात है कि नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में शोध और विकास के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। फिर से क्वेश्चन प्री का कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1948 में किया गया था। और 1959 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किया गया था। तो 1959 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। फिर से प्री का क्वेश्चन। भारत में नाभिकीय ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जो जे भाभा ने 3 चरणों 3 स्टेप की नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो 3 चरण को पढ़ने जा रहे हैं। 3 चरण बड़े आराम से देखने जा रहे हैं कि 3 चरण होते कौन है, ये चीज लिख लिया। 3 चरण ना, हंसना नहीं भाई, ऐसा है ना कि हम लोग, आप लोग तो पढ़ रहे हो दनादन, हमारा बैंड बजा हुआ है ऐसा में। देखो क्या है कि यूरेनियम 235 से और यूरेनियम 238 पे जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो इससे निकलता है क्या है, बहुत सारी एनर्जी मिलता है, न्यूट्रॉन निकलता है और प्लूटोनियम होता है। प्लूटोनियम का फॉर्मेशन होता है, किसका, प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम 239 का फॉर्मेशन होता है। पहले चरण की बात है कि यूरेनियम 235 और 238 के मिक्सचर को हम क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे न्यूट्रॉन का। समझना बड़े अच्छे से, बम्बार्डमेंट करेंगे न्यूट्रॉन का तो हमें मिलेगा क्या, एनर्जी मिलेगा, और उसके बाई प्रोडक्ट में प्लूटोनियम मिलेगा, और यहाँ से न्यूट्रॉन मिलेगा, और 2 यहाँ से क्या निकलेगा, 2 बीटा पार्टिकल निकलते हैं। 2 बीटा पार्टिकल निकलते हैं, ये बीटा इधर आ गया है, 2 बीटा पार्टिकल निकलते हैं। ये जो प्लूटोनियम 239 है, इसको किस चरण में, स्टेप में यूज किया जाएगा, दूसरे चरण में। पहले चरण में ये होगा, दूसरे चरण में ये होगा। और प्लूटोनियम 239 में सेम चीज कराया जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, यूरेनियम 233 बनेगा, जो तृतीय चरण में प्रयोग किया जाएगा। क्या, तृतीय चरण में प्रयोग किया जाएगा। तो तीनों चरण को हमने समरी में बताया कि प्लूटोनियम पहले वाले चरण में प्लूटोनियम बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, और बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म करेगा, और उसका यूज करेंगे द्वितीय चरण में तो हमें मिलेगा यूरेनियम 233, और इसका थर्ड चरण में प्रयोग किया जाएगा। जो प्राकृतिक रूप से यूरेनियम पाया जाता है, ये प्री का क्वेश्चन, वो उसमें 238 यूरेनियम पूछा जाता है किसका परसेंटेज ज्यादा होता है, तो यूरेनियम 238 99.3% होता है, जबकि यूरेनियम 235 0.7% होता है। और हमारा न्यूक्लियर फिजन के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, यूरेनियम 235 चाहिए। तो प्राकृतिक रूप यूरेनियम मिलता है, उसमें पूछ लेगा कि किसका परसेंटेज ज्यादा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 35 का ज्यादा होता है। अब प्रथम चरण की बात करें कि प्रथम चरण में होता क्या है। प्रथम चरण में बोला जाता है PHWR, मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि मुख्य रूप से दबित गुरु जल रिएक्टर पे आधारित होता है। तो मुख्य रूप से किस पे होता है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर पे ये रिएक्टर आधारित होता है, नाम से ही पता चल रहा है। जिसमें अगर देखा जाए मॉडरेटर या मंदक के रूप में और शीतलक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, भारी जल का। भारी जल जानते हो कि नहीं, ड्यूट्रियम, D2O। हाइड्रोजन के 3 वेरिएंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो इसमें एक हाइड्रोजन नंबर होता है
2 होता है और 3 होता है। एक को प्रोटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं और ट्रेटियम बोलते हैं, कुछ ऐसा ही। ट्रेटियम याद नहीं आ रहा है हमको, क्यों गलत क्यों बताएंगे। तो जो ड्यूटेरियम बोलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं ना। तो हैवी वाटर रिकॉल करने के स्थिति में भी नहीं है ना। ड्यूटेरियम हैवी वाटर को बोला जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। ये वाटर जैसा होता है वैसे ही इसका जो आइसोमर होता है, आइसोमर बोलेंगे कि हाँ आइसोमर होते हैं। तो हाइड्रोजन के आइसोमर 3 होते हैं, कम से कम इतना तो याद आ गया। तो भारी जल का प्रयोग होता है मॉडरेटर और शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में। फिर से प्री का क्वेश्चन कि प्रथम चरण में मॉडरेटर के रूप में कौन यूज होता है, तो भारी हैवी वाटर यूज होता है। और मुख्य रूप से विखंडनीय सामग्री के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि हमने रिएक्शन में दिखाया था। पहले चरण में रिएक्टर का निर्माण, संचालन एवं उत्पादित विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यीकरण के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी NPCIL की स्थापना किया गया। तो जो भी प्रथम चरण में एनर्जी बनेगा उसके लिए उसका खरीद फरोख्त या ऊर्जा का वाणिज्यीकरण कौन करेगा, NPCIL करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, NPCIL, जिसको न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी बोला जाता है। दूसरे चरण की बात करें, दूसरा चरण क्या है, तो दूसरे चरण में ध्यान रखना कि दूसरा चरण में लिक्विड सोडियम कुलित तीव्र प्रजनन रिएक्टर पे आधारित होता है। किस पे होता है, तो द्रव सोडियम कुलित तीव्र प्रजनक रिएक्टर। तीव्र प्रजनक रिएक्टर का मतलब क्या, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना। और लिक्विड सोडियम कुलेंट युक्त तीव्र प्रजनक रिएक्टर के रूप में होता है। तो पूछ लिया गया कि दूसरा चरण किस पे कौन से रिएक्टर होता है, तो FBR पे रिलेटेड होता है। FBR मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे होता है, जबकि पहला का था PHWR पे था। इसमें मुख्य विखंडनीय सामग्री के रूप में कौन होता है, प्लूटोनियम 239 होता है, ठीक है। और इसमें 238 की ब्लैंकेटिंग कर दिया जाता है, जिनसे रिएक्टर के अंदर प्लूटोनियम 239 का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना कि 238 की ब्लैंकेटिंग भी किया जाता है। इसमें कैसे किया जाता है, इसको जरा सा देख लेते हैं कि देखो प्लूटोनियम 239 है ना, ये पहले रिएक्टर, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, 238 का ब्लैंकेटिंग कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, थोरियम बन जाता है। ब्लैंकेटिंग करने से प्लूटोनियम 239 लिया जाएगा। सेकेंड चरण में प्लूटोनियम 239 लिया जाता है, और इसके बाहरी वाले पे क्या कर देंगे, ब्लैंकेटिंग कर देंगे 238, और जो कन्वर्ट होकर किस में चेंज हो जाएगा, थोरियम 232 में चेंज हो जाएगा। दूसरे चरण के रिएक्टरों की स्थापना, जो दूसरे चरण के रिएक्टरों की स्थापना और संचालन के संदर्भ में कौन है, भवानी है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है। तो प्रथम के लिए NPCIL बोला था, इंपॉर्टेंट है प्रथम के लिए। जो प्रथम चरण के रिएक्टर की स्थापना और संचालन के लिए कौन है, NPCIL, लेकिन दूसरे चरण के लिए भवानी है, ठीक है, जिसको भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड बोला जाता है। इसकी स्थापना किया। तो देखो कैसे प्लूटोनियम 239 न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट करेंगे तो एनर्जी देगा और न्यूट्रॉन बनेगा, और 238 पे न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग होगा तो फिर से क्या बनाएगा, प्लूटोनियम बनाएगा, और इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में थोरियम भी मिलता है। अब जरा से तीसरे बार में करें, तीसरे चरण में थोरियम आधारित एडवांस हैवी रिएक्टर मतलब EAHR का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा चरण किस पे होता है, थोरियम पे होता है, जिसमें मुख्य विखंडनीय सामग्री कौन सा होता है, 233 होता है, ठीक है। थोरियम 232 पे नाइट्रोजन का क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे, तो ये बन जाएगा थोरियम का अलग रूप, और ये क्या बन जाएगा, फिर से इस पे थोरियम का 2 बीटा निकाल के 23392 हो जाएगा। ये केमिस्ट्री वाले जानते हैं, और जब केमिस्ट्री भी पढ़ाते, अगर समझाना चाहें तो इसको भी समझा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है, समझाएंगे ना। आप लोग बीटा वटा से कितना कमी होता है फिर ले जाना पड़ेगा केमिस्ट्री वगैरह पे। भारत के प्रथम चरण से वाणिज्यिक स्तर पे ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, और कुल 9 नाभिकीय युक्त संयंत्र में 24 रिएक्टर सक्रिय हैं। कितने नाभिकीय संयंत्र में, 9 नाभिकीय संयंत्र में कितने, 24 रिएक्टर सक्रिय हैं। इनसे कुल उत्पादन क्षमता कितना है, तो 6780 मेगावाट है।
2022 में कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय विद्युत का योगदान कितना है? 2.3% है। ये याद रखना डाटा फ्री के लिए फैक्ट। नाभिकीय ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? हाँ, अब बात आया थोड़ा सा उधर हम ना अजीब हैवी लगता है, ठीक है, थोड़ा पानी पी के उसके बाद देखो, ये डीकेडी का पार्ट है। नाभिकीय ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? इसलिए आवश्यकता है भैया कि CO2 का उत्सर्जन में हम तीसरे नंबर पे हैं, थर्ड नंबर पे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 है। इसलिए आवश्यकता है कि फॉसिल फ्यूल का हम यूटिलाइज अपने एनर्जी में 64% या 63% के करीब करते हैं फॉसिल फ्यूल का। इसलिए जरूरी है कि हमें NDC में कटौती की बात कहा है CO2 का ना, हम जोड़ रहे हैं ऐसे। इसमें होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो। नाभिकीय ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आर्थिक विकास हमें चाहिए। आर्थिक विकास पर्यावरण के क्षरण के बिना चाहिए, इसलिए जरूरी है। क्यों और जरूरी है नाभिकीय ऊर्जा? जरूरी है सामाजिक विकास के लिए, ठीक है, कृषि के लिए जरूरी है ना। सबको ऊर्जा तो चाहिए ना, ऊर्जा तो समाज को भी चाहिए, कृषि को भी चाहिए, व्यापार को चाहिए, उद्योग को चाहिए, इसलिए जरूरी है। परिवहन को लिए चाहिए, रेल वगैरह, इसलिए जरूरी है ना। और हम ये भी बता सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिन पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी खत्म हो जाएंगे, इसलिए जरूरी है। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म होगा। देखो यहाँ पे डाटा है कि 2032 तक भारत की विद्युत ऊर्जा की मांग कितना हो जाएगा? 800 गीगावाट हो जाएगा प्रति वर्ष। तो उसको करने के लिए एक डाटा भी डाल देना, इसमें डाटा दिया हो गया होगा। चुनौतियां क्या है इसके समय में? तो चुनौतियां हैं, NSG के हम सदस्य नहीं हैं, NPT पे हस्ताक्षर नहीं किया है, तो हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या होता है? न्यूक्लियर की सप्लाई करता है, वो हमें मिलेगा नहीं। NPT पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए हमको मिलेगा नहीं। नागरिक उत्तरदायित्व बिल 2010 में भारतीय संसद में लाए गए इस बिल के अनुसार किसी भी रिएक्टर के निर्माण या संचालन के क्रम में किसी दुर्घटना की स्थिति में भारत को निर्माता या संचालक से 1800 करोड़ रुपए तक मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। कि जो रिएक्टर स्थापित करेगा, चाहे विदेशी कंपनी हो चाहे यहाँ पे हो, वो अगर कुछ दुर्घटना हो गया तो 1800 करोड़ तक क्या कर सकता है? जुर्माना लगा। कौन आएगा? कंपनी किसकी मैयत आई है ना। तो ये है संसाधनों की कमी। हमारे पास यूरेनियम का भंडार नहीं है, हमारे पास थोरियम है तो थोरियम भी अवेलेबल नहीं है, उसको भी एक्सट्रैक्ट करने का रिएक्टर का विकास नहीं हो सका है थोरियम का। PHWR में जो पहला चरण है, इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और 235 विखंडनी सामग्री कौन होता है? यूरेनियम 235 होता है, और मात्र कितना है? 0.7% है प्राकृतिक में, तो ये बहुत कम है। जो फास्ट ब्रेडर रिएक्टर हैं उनका वाणिज्यीकरण नहीं हो पाया है, लगा ही नहीं पा रहे हैं। जो स्थापना करना है न्यूक्लियर रिएक्टर, वैसे जगह पर स्थापना करना है, एक तो बड़ी भूमि चाहिए और दूसरे समाज से, बस्तियों से दूर होना चाहिए। और नाभिकीय दुर्घटना की आशंका की वजह से लोग हमेशा विरोध करते हैं कि भैया मत बनवाओ, ना बनवाओ, तो ये भी हमारे लिए चुनौती है। अब जरा सा बात करते हैं FBR, फास्ट ब्रेडर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रेडर रिएक्टर श्रृंखला अपक्रिया में तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन का प्रयोग करने वाला तथा अपक्रिया प्रगति के दौरान प्रयोग किए गए ईंधनों से अधिक ईंधन का उत्पादन करने वाला रिएक्टर है। क्या? जैसे बताया था ना, फास्ट ब्रेडर रिएक्टर सेकेंड वाला था, हम लोग का याद करो जरा सा, कि प्लूटोनियम था और प्लूटोनियम 239 था। इस पे हम ये ईंधन के रूप में यूज कर रहे थे, और बताया था कि इस पे ब्लैंकेटिंग कर देते थे 238 का यूरेनियम का, और ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है, 99.3%। तो ब्लैंकेटिंग कर देने की वजह से ये क्या होता था, यूरेनियम 38 चेंज के इसमें हो जा रहा था, तो प्लूटोनियम 239 में चेंज हो जा रहा था। तो हम तो काम ये कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? ईंधन की प्राप्ति हो रही है। तो प्रगति के दौरान प्रयोग किए गए ईंधनों से अधिक ईंधन का उत्पादन होता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि ईंधन से ज़्यादा अधिक ईंधन का उत्पादन होता है। जो प्रयोग किए गए हैं प्लूटोनियम, उससे ज़्यादा कहीं प्लूटोनियम हमको प्राप्त होता है, इसलिए फास्ट ब्रेडर रिएक्टर बोला जाता है। इसमें मंदकों का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब मॉडरेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है।
इसमें शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम, लिक्विड सोडियम प्रयोग किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड प्री के लिए। ठीक है, तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में कुछ तथ्य था और बातें भी थी। भारत में एफबीआर तकनीकी का विकास देखा जाए तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा का द्वितीय चरण एफबीआर पे आधारित है, बताया ही था। और विकसित करने के लिए भारत 30 वर्षों से प्रयासरत है। 1985 में IGCAR पूछा जाता है, प्री के क्वेश्चन। IGCAR मतलब इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और बार्ग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा संयुक्त रूप से जो IGCAR के परिषद है उसमें 40 मेगावाट की क्षमता वाले तीव्र प्रजनक परीक्षा रिएक्टर की स्थापना की गई है। मतलब हम एफबीआर का क्रिएट नहीं किए हैं, हम परीक्षण कर रहे हैं। और वो किस परिसर में है? तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिएक्टर में ये 40 वाट का स्टार्ट किया गया, परीक्षण किया जा रहा है। 2003 में एफबीआर के निर्माण और संचालन के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको हमने भवनी बोला था, कंपनी की स्थापना की गई, जिसके अधीन IGCAR कलपक्कम चेन्नई के परिसर में 500 मेगावाट के एक प्रोटोटाइप एफबीआर की स्थापना की गई है। प्रोटोटाइप एफबीआर की स्थापना की गई है। और हमने बताया था कि सेकेंड चरण में भवानी की स्थापना की गई थी। यही सब देखता है स्थापना करना वगैरह, जो पहले ही फैक्ट में बता दिया। अब आ जाते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे सिलेबस में डीआरडीओ दिया है कि नहीं दिया है याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिया होगा तभी बनाया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करता है डीआरडीओ। और डीआरडीओ क्या है? तो डीआरडीओ अत्याधुनिक महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है। कि रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना, सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियारों देना, उपकरण देना, ये इसके लिए डीआरडीओ काम करता है। डीआरडीओ की स्थापना प्री का क्वेश्चन 1958 में हुआ था। डीआरडीओ की वर्तमान 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह है। कितने हैं? 52। रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्र जैसे विमानिकी, शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग प्रणाली, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन ETC पे काम कर रहा है 52 प्रयोगशाला के आधार पे। ये क्षेत्र है। लक्ष्य क्या है डीआरडीओ का? डीआरडीओ का लक्ष्य है कि देश की सुरक्षा सेवाओं के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर, शस्त्र प्रणाली, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म और संबद्ध उपकरणों का उत्पादन, डिजाइनिंग, विकास, नेतृत्व प्रदान करना। तो देश की सुरक्षा सेवाओं के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर, शस्त्र प्रणाली, प्लेटफॉर्म और संबद्ध उपकरणों का उत्पादन, डिजाइनिंग, विकास और नेतृत्व प्रदान करना डीआरडीओ का लक्ष्य है। युद्ध की प्रभावशीलता का अनुकूलन और सैनिकों के हित को बढ़ावा देने संबंधी सेवाओं का प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना इसका लक्ष्य है। बुनियादी ढांचा और प्रतिबद्ध गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति का विकास करना और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार को मजबूत करना डीआरडीओ का क्या है? लक्ष्य है। अब देखो, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के बारे में बताइए और कौन कौन से मिसाइल एग्जाम्पल सहित बताइए, ऐसा कुछ होगा पूछ लिया जाए तो। एकीकृत निर्देशित इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना कौन किया था? प्री का क्वेश्चन। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, IGMDP का। ठीक है, रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार के मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। कितनी? तो 5 प्रणालियों को, 5 मिसाइल प्रणालियों को। IGMDP को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार ने क्या कर दिया था? मंजूरी दे दिया था। तो पूछ लिया जाएगा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के बारे में बताइए, तो बताना पड़ेगा। तो ये बताना होगा सरकार ने मंजूरी दे दी। जो IGMDP है, ये देश के वैज्ञानिक समुदाय, शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, उद्योगों
तीन रक्षा सेवाओं को रणनीतिक स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को आकार देने हेतु एकत्रित किया गया है। तो IGMDP के तहत कौन कौन सी मिसाइलें विकसित की गई हैं? तो पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, आकाश है, नाग है, etc। अब हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए भारत की मिसाइल प्रणाली पे प्रकाश डालिए, तो बताना पड़ेगा ना। अग्नि मिसाइल के ऊपर प्रकाश डालिए, तो आप टॉर्च लेके तो मारोगे नहीं अग्नि के ऊपर ले जाके प्रथम पे। तो अग्नि प्रथम क्या है? तो इसकी विशेषताएं में देखा जाए तो सिंगल स्टेज का ये मिसाइल है, जिसमें ठोस ईंधन, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो MRBM है, मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसा है? बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसा? बैलिस्टिक मिसाइल है ना। ठोस प्रणोदन बूस्टर और एक तरल प्रणोदन ऊपरी चरण का उपयोग करना इसकी विशेषता है। इसकी रेंज कितना है? 7 से 800 किलोमीटर। अग्नि 2 इसकी क्या है? तो ये मध्यम दूरी के वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी वाले बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी MRBM है, ठीक है, MRBM है। 200 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। 2000 अग्नि 3 की बात करें तो ये क्या है? तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ये भी है, और ये भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है, जिसमें क्या है? 2500 किलोमीटर तक इसका रेंज है। अग्नि 4 की बात करें तो ये 3,500 किलोमीटर तक का रेंज है, और 2 चरणों वाली ये मिसाइल है। रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकते हैं। ये स्वदेशी रूप से विकसित रिंग लेजर गायरो और समग्र रॉकेट मोटर से लैस है, तो ये स्वदेशी रूप से ज्यादा विकसित हुई है। अग्नि 5 की बात करें तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखना, इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 1.5 टन परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज कितनी है? तो 5000 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। अग्नि प्राइम की बात करें, अग्नि P की बात करें तो विशेषताएं क्या है? तो कनस्तर आधारित प्रणाली की मिसाइल है, ये कनस्तर आधारित है, और इसकी रेंज क्या है? 1000 से 2000 तक है। इसमें कंपोजिट प्रणोदन प्रणाली, नवीन मार्गदर्शन और नियंत्रण तंत्र तथा अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम सहित कई उन्नत प्रौद्योगिकी प्रस्तुत की गई है। सीधे फैक्ट है यार, इसमें क्या डिकेडी करेंगे ना, तो ये पढ़ दे रहे हैं भाई। इस मिसाइल भविष्य में भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करेगी। नाग की बात करें तो नाग क्या है? तो ये तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, 3rd जनरेशन की मिसाइल है। दागो और भूल जाओ इसको बोलते हैं, ये प्री में क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है ना। इसकी क्षमता क्या है? तो 4 से 8 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। हेलिना नाग का ही क्या है? हवा से सतह पे मार करने वाला संस्करण है हेलिना। वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में पूछ लिया गया है, ठीक है ना। पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी ये IGMDP के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी पहली बैलिस्टिक मिसाइल है जो एकीकृत मिसाइल के अंतर्गत बनाया गया है। ये सतह से सतह पे मार करती है, सरफेस टू सरफेस मार करती है। कितना इसका रेंज है? तो 150 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक है। एक ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल। ये सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। इसमें निजी संयुक्त उद्यम के रूप में रूस के साथ विकसित किया गया है। इसमें मतलब ब्रह्मपुत्र नहीं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों से आक्रमण कर सकते हैं। मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज क्या होते हैं? वो विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं, कहीं से हो सकता है एयर से करते हैं, हो सकता है जल से करते हैं, हो सकता है थल से करते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां से ये दागे जा सकते हैं। इसकी स्पीड कितना है? तो 2.5 से 2.8 मैक गति है, मैक गति। तो जितना वेलोसिटी विंड का होता है, साउंड का होता है, उस साउंड से अगर साउंड के गति के बराबर चलोगे तो 1 मैक बोला जाता है, और साउंड की गति से डबल गति से चलोगे तो 2 मैक बोला जाता है, और 3 मैक साउंड की गति से ट्रिपल टाइम चलोगे तो ये फायर एंड फॉरगेट वाला मिसाइल है। किसको? ब्रह्मोस मिसाइल को बोला जाता है। इंडिया और रशिया ने दोनों साथ मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। अन्य कौन सी मिसाइल बनाया गया? त्रिशूल है, निर्भय है, ये सब सोनिक मिसाइल है। निर्भय ब्रह्मोस का पूरक माना जाता है। निर्भय को प्री का क्वेश्चन, किसको ब्रह्मोस का पूरक माना जाता है? सागरिका बनाया गया, सौर्य बनाया गया, धनुष बनाया गया, अस्त्र प्रहार etc और भी बनाए गए हैं। नवीनतम विकास में देखा जाए तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम प्रलय
मिसाइल, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो, उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी बनाया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी, लेकिन अभी न्यूज में है नहीं तो पूछा नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन है कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या है। तो यह लॉन्च के बाद केवल एक संक्षिप्त अवधि के लिए प्रस्तावित है। यह अपनी उड़ान के अंत तक स्वचालित है। क्रूज मिसाइल क्या होता है? स्वचालित होता है। रॉकेट इंजन के समान ही होता है बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि क्रूज मिसाइल जेट इंजन के समान होता है। लंबी दूरी की मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ देती है और इन्हें पुनः पेश करती है, जबकि ये क्रूज मिसाइल उड़ान पर पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होता है। तो ये क्या करते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ेगी फिर आती है, हीट करती है। कम सटीकता के रूप में ये अपने पथ के अधिकांश के लिए प्रच्छन्न और इसका प्रक्षेप वर्क, गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध, कोरियोलिस फोर्स आदि पे निर्भर करता है। मतलब इस पे विभिन्न प्रकार की फोर्सेस काम करती हैं। उच्च सटीकता होता है, ये हाई मतलब एक्यूरेसी इसमें ज्यादा होता है क्रूज मिसाइल में, और लक्ष्य को हिट करता है क्योंकि ये लगातार प्रसारित होता है। ये बहुत लंबी सीमा 300 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन जो ये होती है छोटी सीमा रेंज तक हो सकती है। भारी पेलोड ले जा सकने की क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल रखते हैं, लेकिन ये क्या तो कम पेलोड ले जाएंगे। ये कई पेलोड ले जा सकते हैं, लेकिन ये एक ही पेलोड ले जा सकता है क्रूज मिसाइल। मुख्य रूप से परमाणु वारहेड ले जाएंगे। ये पारंपरिक वारहेड ले जाने के लिए विकसित किया गया है, परमाणु नहीं ले जा सकते क्रूज से। इसमें कौन एग्जाम्पल है? तो पृथ्वी द्वितीय है, अग्नि द्वितीय है, धनुष है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक, अब आ जाते हैं, ये हमारा है ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति। अब हम इंटर कर रहे हैं जो सीधे सीधे हमारा सिलेबस में है कि आईटी, कंप्यूटर एवं रोबोटिक्स के क्षेत्र में जागरूकता। यहाँ पे जागरूकता बोला गया है, तो जागरूकता मतलब ये नहीं कि आप बहुत पारंगत हो इस चीज में, जागरूकता रखना है आईटी क्षेत्र में, कंप्यूटर में, रोबोटिक्स में। तो पहला इसमें था ब्लॉकचेन पे राष्ट्रीय रणनीति, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन। तो क्यों न्यूज में रहा? 2022 में जब ये नोट्स बनाया था उस समय ब्लॉकचेन पे एक राष्ट्रीय नीति पॉलिसी माइटी ने घोषित की थी। माइटी को उसको बोलते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, सूचना, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ब्लॉकचेन है क्या? तो ब्लॉकचेन वस्तुतः डिजिटल खाता बही हेतु उपयोग की जाने वाली एक प्रौद्योगिकी है। क्या? तो ये डिजिटल खाता बही हेतु उपयोग किया जाता है। कौन? ब्लॉकचेन। ठीक, ये कंप्यूटर प्रणाली के संपूर्ण नेटवर्क में वितरित होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये डिसेंट्रलाइज होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। मतलब कि अगर हम कहें कि ये मान लो कि ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा है ना, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या होता है, कंप्यूटर प्रणाली संपूर्ण नेटवर्क में, सारे नेटवर्क में ये क्या होता है, ये ब्लॉकचेन से जोड़े होते हैं, डिसेंट्रलाइज होता है। ये कई अलग अलग प्रौद्योगिकियों को मिलाकर तैयार किया जाता है, बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी को मिलाकर किया जाता है, एक अलग तकनीकी है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी आदि जैसे प्रौद्योगिकी शामिल है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी इत्यादि को लेकर ब्लॉकचेन को बनाया जाता है। लेकिन अब ब्लॉकचेन को समझा जाए क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब क्या कि यह ऑटोनॉमस कंप्यूटर सिस्टम का एक संग्रह या कलेक्शन है जो भौतिक रूप से अलग अलग अवस्थित होने के बावजूद भी एक केंद्रित कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। हमने कहा ना कि एक केंद्रित नेटवर्क है, इससे जुड़ा हुआ है ना। भौतिक में भले क्या है, ये अलग है, ये अलग है, कंप्यूटर ये है, लेकिन सब एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यह नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर से लैस होता है। तो नेटवर्क जो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर डाला जाता है। ब्लॉक में एकत्रित डाटा और लेन देन की जानकारी को किसी प्रकार से संशोधन या हेरफेर सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी या हैश एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। हमको सही बताएं ना, तो ये चेन रिएक्शन पे कभी डिकेडी कराना चाहो ना ब्लॉकचेन पे, तो हमसे डिकेडी नहीं हो सकता। ये पहले हमारे ही क्वेश्चन का आंसर दे दें तो वो बड़ी बात है ना।
हम कितने लोगों से, बड़े बड़े लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी, और इसीलिए हम खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये हमारी यहाँ इसी टॉपिक पे, इस टॉपिक पे, चेन रिएक्शन पे, ब्लॉकचेन पे, आल्दो ब्लॉकचेन पे मैं डीकेडी आप लोग से प्रॉमिस करूंगा कि करूंगा, कुछ ना कुछ निकालूंगा, लेकिन हमें टाइम मिले सोचने का, तब पक्का है कि करूंगा इस पे। जब हमको नहीं समझ में आता है तो आपको क्या समझ में आएगा? बहुत लोगों को समझ में आता है, लेकिन जो आता है वो हमें बताएगा। निकाल सकते हैं। ब्लॉक में एकत्रित डाटा लेन देन की जानकारी किसी प्रकार के संशोधन या हेरफेर सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी या हैश एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। इसकी पुष्टि सत्यापन ब्लॉकचेन नेटवर्क अलग अलग नोड पर सहमति प्रोटोकॉल के जरिए की जाती है, अर्थात सहमति के बगैर संग्रहित डेटा में किसी एक पक्ष द्वारा संशोधन या हेरफेर नहीं किया जाता। कहने का मतलब है कि भैया ये सब जुड़े होते हैं, और सब क्या होगा ना, सब ओके करेंगे तभी कोई डाटा क्या किया जाएगा, ब्लॉकचेन में परिवर्तन किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। अगर एक ने चेंज किया तो दूसरे को पता चल जाएगा कि इसने ये चेंज किया है, तो इससे फ्रॉड क्या होगा, जरा सा हमको यही समझ में आया, और अभी तक जो समझे हैं उसको, कि मान लो कि ये है कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, ये बैठा अमेरिका में है, ये भारत में है, इसको कहीं पहुंचा देते हैं, लंदन पहुंचा देते हैं। अब क्या है कि ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो जुड़े होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये लेजर अकाउंट से जुड़े होते हैं, सब जुड़े होते हैं ना। ब्लॉक टेक्नोलॉजी में अगर एक ने चेंज किया ना, तो सबको क्या करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, तभी वो चेंज होगा। और एंड टू एंड सब क्या होगा, डाटा बॉक्स बन के, ब्लॉकचेन होता है ना, तो सबका अपना अपना ब्लॉक बन जाएगा, हर एक इंफॉर्मेशन का क्या हो जाएगा, ब्लॉक बन जाता है। और ऐसे ब्लॉक करके हर एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन क्या होता है, स्टोर किया जाता है ना। इसी को लेजर अकाउंटेबिलिटी भी बोलते हैं, लेजर बही खाता भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा है कि ब्लॉकचेन में अगर थोड़ा भी कोई चेंज किया ना, तो उस चेंज को अप्रूवल करने के लिए सबको अप्रूव करना पड़ेगा, और वो इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होगा तब जाके, ठीक है ना। जैसे इंडिया वाले ने किया था, इसका अपना इंफॉर्मेशन होगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदे ने यहाँ पे इंडिया में इसने चेंज किया है, इसके ओरिजिन भी पता चल जाएगा। तो ब्लॉकचेन होने की वजह से फ्रॉड बहुत कम होता है। फ्रॉड क्या होता है, बहुत कम होता है। ये अभी क्या यूज करने जा रहे हैं, जो डिजिटल करेंसी वगैरह है इसी का यूज करते हैं। देखो जैसे ब्लॉकचेन में क्या होगा, इससे समझते हैं कि ब्लॉकचेन नेटवर्क और खाता बही में नए लेन देन के जोड़ने की प्रक्रिया कैसे होता है, कि ग्राहक द्वारा लेन देन को क्या किया गया, आराम किया गया यहाँ पे। और पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, बहुत सारे जुड़े होते हैं इसमें, पीयर टू पीयर एमएन होगा। ये लेन देन, मान लो कि हमको पैसा निकालना है करेंसी में, ठीक है, तो लेन देन में क्या होगा कि ये पीयर टू पीयर कनेक्टेड होते हैं, सबको क्या करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा कि हाँ भैया ठीक है तुम ले लो ना। पुष्टि होगी, सबके ज्यादा सत्यापित होगा कि भैया ये लेन देन आराम करेंगे, तो सत्यापित होगा। असत्यापित होगा तो फिर क्या होगा कि जो सत्यापन खाता बही में जोड़ दिया जाएगा। जब सत्यापित कर देंगे तो वो क्या, एक ब्लॉक के रूप में इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सत्यापित होंगे तो एक चेन हो जाता है, जिसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। और हितधारक द्वारा लेन देन के विवरण की जांच कौन करेगा, तो ये जांच करेगा ये जो हितधारक है कि भैया ये लेन देन सही किया है कि नहीं, और इस ब्लॉक में क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। तो यही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का महत्व, बस उसी के बारे में हमको आज तक कंफ्यूजन रहता है, हमेशा रहेगा। देखेंगे, ट्राई करने के, डीकेडी करेंगे, जब भी डीकेडी होगा उस समय दिमाग चलेगा, उस समय कर देंगे। बस थोड़ा सा 15-20 मिनट सोचने का टाइम चाहिए कि एक एक चीज़ कैसे होता है, और इतना टाइम हमने स्पेंड नहीं किया इस पर। जो सही है वो बता रहे हैं। ब्लॉकचेन की प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, ये नेगेटिव बढ़िया सा हो जाएगा, मुझे मालूम है इस चीज़ को। पहली बात क्या है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब ये लोकतंत्र को बढ़ावा देगा, भागीदारी बढ़ाएगा, सुरक्षा रखेगा, हर एक चीज़ का भंडारण प्रणाली उपलब्ध कराएगी, प्रमाणीकरण करेगा, पारदर्शिता बनाएगा, दक्षता बनाएगा, धोखाधड़ी को रोकेगा, अलग अलग क्षेत्रों के उपयोग हेतु उपयोगिता हो सकता है, जैसे शिक्षा में किया जा सकता है, बैंक में किया जा सकता है, चिकित्सा में किया जा सकता है, क्या धोखाधड़ी को रोकने के लिए या उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता बढ़ाने, प्रशासन में यूज किया जा सकता है, मीडिया में यूज किया जा सकता है। इसका संभावित उपयोग के उदाहरण देखा जाए तो ई गवर्नेंस में इसका उपयोग किया जा सकता है।
क्या भरोसा, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग में किया जा सकता है। ब्लॉकचेन की मदद से लेन-देन की भुगतान क्षति जुड़े जोखिमों को टाला जा सकता है। आपूर्ति श्रृंखला में किया जा सकता है, चिकित्सा सुविधा में किया जा सकता है, न्यायालय में किया जा सकता है। इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास क्या है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान के सहयोग से ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया जा रहा है। दूसरा क्या, नीति आयोग ने गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन लिमिटेड के साथ मिलकर उर्वरक सब्सिडी के लिए ब्लॉकचेन आधारित एक प्रणाली विकसित की है। तो ये इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय रणनीति, उद्देश्य एवं विजन क्या है ब्लॉकचेन को लेकर? तो ब्लॉकचेन के लिए एक साझा ब्लॉकचेन पे राष्ट्रीय रणनीति के उद्देश्य और विजन साझी ब्लॉकचेन और अवसंरचना के माध्यम से विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना। तो एक विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है उद्देश्य या विजन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाना, क्षमता विकास करना, कौशल और नवाचार को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशन का विकास को बढ़ावा देना इत्यादि इसमें रणनीतिक उद्देश्य और विजन है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में भारत को विश्व में अग्रणी बनाना इसका उद्देश्य है। हर एक बतवे में भारत को पहुंचाना, नंबर 1 पे पहुंचाना है। पहले पहुंचे ना, अच्छा सोच है, दिल को खुश रखने का गाली ख्याल अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें सोचो। नागरिकों और व्यवसायों को अत्याधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय डिजिटल सेवा उपलब्ध कराना इसका क्या है, उद्देश्य और विजन है। अगले 5 वर्षों के लिए रणनीति और परिणाम संबंधी लक्ष्य क्या है राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के? तो आवश्यकता, उनके अनेक रिपोर्ट में इस तथ्य की संभावना व्यक्त की गई है कि आने वाला समय वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता आधार में बुनियादी प्रौद्योगिकी के रूप में ब्लॉकचेन की हिस्सेदारी बढ़ के कितना हो जाएगी, 30% हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि भारत भी क्या करे, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करे और उपभोक्ता से जुड़े, ठीक है ना। दूसरा क्या है, योजना की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो MIT है, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क को डिजाइन तथा तैयार करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। किसको? तो ब्लॉकचेन के ऊपर राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक परियोजना स्टार्ट किया। किसने? MIT ने किया। इस फ्रेमवर्क में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, घटक होंगे, ये बताया गया है। ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क क्या है, तो MIT ने बनाया है। और इसके कंपोनेंट क्या है कि देश भर में पृथक भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार नोड स्थापित किया जाए। मतलब कि हर एक जैसे जैसे भौगोलिक है क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग नोड स्थापित किया जाए। किसके? ब्लॉकचेन के लिए। एक स्वदेशी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को डिजाइन और तैयार किया जाए। स्वदेशी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को क्या किया जाए? डिजाइन और तैयार किया जाए। राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण सेवाओं का एकीकरण किया जाए, जागरूकता उत्पन्न किया जाए, नीतियों और विनियमन किया जाए, इनके अपनाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाए, मानव संसाधन का विकास किया जाए। ये हमारा क्या है, तो राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क की कंपोनेंट है। ठीक, अब बात करें कि ब्लॉकचेन संबंधित चुनौतियां क्या हैं। तो भैया सबसे ज़्यादा की ऊर्जा का खपत होता है, नेटवर्क में विनियमन का अभाव होता है, व्यापक उपयोग पे प्रदर्शन से संबंधित प्रश्न होता है, लोगों का संशय है अभी भी चेन ब्लॉक पे, अपराधीकरण की उच्च संभावना है, ट्रांजैक्शन की धीमी गति है, सक्षम कार्यबल की सीमित उपलब्धता है। ये सारी चुनौतियां हैं और इस पे सोचना पड़ेगा। थिंक क्यों चुनौतियां हैं, जब क्यों आंसर निकाल लोगे तो समझो कि पढ़ लिए। ऊर्जा के खपत हो रहा है क्योंकि उसमें हाई टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग फैक्ट है, तो इसलिए हो जाएगा। नेटवर्क में विनियमन का अभाव है, रेगुलेशन का है, तो रेगुलेशन कैसे हो किया जाएगा, इसकी बात है। लोगों का संशय है, तो क्यों का क्वेश्चन यहाँ पे निकालना है आपको। क्वांटम प्रौद्योगिकी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये बहुत न्यूज में है और मोस्ट प्रोबेबल कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस एंड टेक में, इसमें जागरूकता में। और बहुत ज़्यादा जानना नहीं है इसके बारे में, थोड़ा बहुत जानते हो जाएगा। देखो, भौतिक और इंजीनियरिंग का एक उभरता हुआ क्षेत्र क्या है, क्वांटम है। यह क्वांटम यांत्रिक द्वारा परिभाषित सिद्धांतों के माध्यम से संचालित होता है। क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स का एक उप क्षेत्र है। क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स का क्या है, एक उप क्षेत्र है। यह एटॉमिक मतलब परमाणु और सब एटॉमिक मतलब उप परमाणु स्तर पे पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और व्यवहार पे व्याख्या करता है। मतलब कि क्वांटम फिजिक्स ये मैकेनिकल फिजिक्स का एक पार्ट के रूप में
पढ़ा जाता है, जिस जो फोकस क्या होता है कि एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक में क्या, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटीसी होते हैं, पार्ट होते हैं। तो एटम के लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे मटेरियल, जो मटेरियल होता है, मैटर होता है, मैटर और एनर्जी का नेचर और बिहेवियर पे क्या किया जाता है, बेस्ड होता है। मतलब फिर से समझो कि क्वांटम होता है क्या है, क्वांटम फिजिक्स ये मैकेनिकल फिजिक्स का क्या है, एक पार्ट के रूप में पढ़ा जाता है, पहली बात, और आए दिन चर्चा में है। तो मैकेनिकल फिजिक्स का एक पार्ट के रूप में क्वांटम फिजिक्स पढ़ा जाता है, और ये क्वांटम फिजिक्स एटम लेवल पे या सब एटम लेवल पे काम करता है। मतलब सब एटम मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे भी काम करता है, जिसके माध्यम से ये क्या करता है कि इसके स्तर पे काम करता है, और मैटर जो एटॉमिक लेवल का मैटर है, सब एटॉमिक लेवल का मैटर और ऊर्जा के आधार पे इसके स्वरूप या प्रकृति और व्यवहार का व्याख्या करता है। तो ऊर्जा और मैटर के प्रकृति के व्यवहार का व्याख्या किसके आधार पे किया जाता है, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे किया जाए। क्या, मैटर जो पदार्थ है वो पदार्थ का व्याख्या, ऊर्जा जो ऊर्जा है उसके व्याख्या या प्रकृति का जब व्याख्या किस पे किया जाए, एटॉमिक लेवल पे किया जाए, सब एटॉमिक लेवल पे किया जाए, तो उसको कहते हैं क्वांटम। ठीक है, अब देखो क्वांटम प्रौद्योगिकी का संभावित उपयोग क्या हो सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है। सूचना के मूल इकाई के रूप में बाइनरी बिट्स के स्थान पे अब क्यूबिट्स का उपयोग होगा। अभी तक हम लोग कंप्यूटर में बाइनरी मतलब 1 या 0 यूज कर रहे थे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या यूज किया जाएगा, क्यूबिट यूज किया जाएगा। प्री का क्वेश्चन, क्यूबिट इकाई होगा क्वांटम कंप्यूटर का। क्वांटम कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल केबल द्वारा डेटा संचारित करने के लिए क्वांटम बिट्स, जो ऑप्टिकल केबल होता है उसमें क्वांटम कम्युनिकेशन करने के लिए क्वांटम बिट्स का प्रयोग किया जाएगा। विशेष प्रकाश के फोटॉन्स का उपयोग किया जाएगा। तो क्वांटम बिट का इसमें प्रयोग किया जाएगा। क्वांटम सिमुलेशन किया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सिमुलेशन। भौतिक जगत के पदार्थ या रासायनिक अपक्रियाओं को सिमुलेशन हेतु विशेष रूप से डिजाइन किया गया क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है, तो क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, विभिन्न बलों, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत क्षेत्र आदि को मापने के लिए फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अत्यधिक संवेदनशील सेंसर के रूप में उपयोग किया जाएगा, उसको क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी होता है। तो ये क्षेत्र है क्वांटम का यूज करना। तो क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी क्षेत्र में किया जा सकता है, क्वांटम सिमुलेशन में किया जा सकता है, क्वांटम कम्युनिकेशन में किया जा सकता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में किया जा सकता है। भारत के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है। तो तकनीकी परिवर्तन से आगे रहना और इसे उभरते हुए क्षेत्र की शुरुआती बढ़त हासिल करना एक मेन महत्व होगा। कि तकनीकी जैसे अब लोग क्वांटम पे काम कर रहे हैं, जैसे चाइना तो बोल रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर बन जाएगा तो आपका भविष्य भी बता सकता है, इतना बता देना। और छोटे छोटे चीजें हो जाएंगे, जैसे पिक्चर में कभी देखा होगा ना, हाथ में लेके हाथ के ऊपर फोन देख रहे हो या हाथ को ही फोन के रूप में यूज कर रहे हो, कुछ इस लेवल की बात आ जाएगी। क्वांटम कंप्यूटर के गलत उपयोग से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम से निपटने हेतु तैयारी करना, रूपांतरणीय अनुसंधान को, ट्रांसफॉर्मिंग रिसर्च को बढ़ावा देना, क्वांटम अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर विकास, उपकरण निर्माण के लिए, बाजार विकसित करने के लिए, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और उद्यमिता और स्टार्टअप परितंत्र के विकास को प्रोत्साहित करना। इस क्षेत्र में क्या हो सकता है, क्वांटम प्रौद्योगिकी का महत्व हो सकता है। अब क्वांटम उद्योग को मजबूत करने के लिए भारत में किए गए उपाय क्या है। तो 8,000 करोड़ रुपए के कुल बजट से क्वांटम प्रौद्योगिकी को और उसके इस्तेमाल पर राष्ट्रीय मिशन आरंभ किया गया है। क्वांटम सक्षम विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्यूसेट पहल शुरू किया गया है। क्यूसिम क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट विकसित किया गया, उपाय किया गया है। क्वांटम फ्रंटियर मिशन संचालित किया गया है। तो इस तरह से भारत के द्वारा कुछ उपाय किए जा रहे हैं क्वांटम के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। भारत के समक्ष विद्यमान बाधाएं क्या हैं। तो निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी है, अप्रभावी रिसर्च है, रिसर्च में हम प्रभावी नहीं है। इस क्षेत्र में कुल पेशेवर की सीमित उपलब्धता है, इस क्षेत्र में पेशेवर बहुत कम है।
ठीक है। उपयुक्त अनुसंधान ढांचे और एक साझे मंच का अभाव है। महत्वपूर्ण क्वांटम घटकों के स्वदेशी विकास का अभाव है। उद्योग और अकादमिक क्षेत्र के मध्य विद्यमान अंतराल अनुसंधानों के इस्तेमाल को बाधित करता है। अन्य मुद्दे जैसे कम पेटेंट आवेदन करना भारत का, ग्लोबल गवर्नेंस के लिए प्रोटोकॉल का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कमी इत्यादि इसके सामने क्या है, चुनौतियां हैं। निहित तकनीकी चुनौतियां क्या है, तो असंबद्धता या डीकोहेरेंस के कारण एक कार्य को पूरा करने के लिए क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट को प्राप्त करना, उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना बहुत कठिन है। ये तकनीकी चुनौतियां ज़्यादातर जो साइंस वाले ज़्यादा हाई लेवल के होंगे वही समझेंगे, हमारे तो सही बताऊं तो बाहर है हम साइंस बैकग्राउंड के, लेकिन इतना भी नहीं है कि एक प्रोफेसर है। एक प्रोफेसर चिप पे क्यूबिट की संख्या बढ़ाने से संबंधित चुनौतियां हैं। एक प्रोसेसर चिप पे क्यूबिट की संख्या बढ़ाने की कैसे बढ़ाया जाए, ये चुनौतियां हैं। विशेष बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। ठीक है, आगे की राह क्या है, इसको लेके आगे की राह देखा जाए तो भाई उद्यमिता, नवाचार, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से क्या किया जाए, क्वांटम कम्युनिटी का निर्माण किया जाए। अनुसंधान के लिए समर्पित केंद्रों की स्थापना किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए हेतु प्राथमिकताएं निर्धारित करना, जैसे पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में निवेश करना। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में प्रभावी क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अनुसंधान को वास्तविक विश्व में किए जा सकने वाले अनुप्रयोगों में रूपांतरित करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना। क्वांटम घटकों के विकास के लिए घरेलू विनिर्माण सुविधाओं और इकाइयों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय नीति जैसे सैन्य सिद्धांत, नैतिक दिशा निर्देश आदि पे विचार करना, उनमें पुनः सुधार करना। ये सारे क्या है, आगे की राह हो सकते हैं इसके लिए, या सुझाव हो सकते हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट में एक दिन का छुट्टी लेके उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आप लोग के परमिशन से। बिल्कुल क्लास एक दिन बिल्कुल ना इंग्लिश वालों को लेंगे ना हिंदी वालों को, ना हो जाता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, थोड़ा सा रेस्ट देते हैं उसके बाद। चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, बताना कैसा लगा साइंस एंड टेक का। भाई एक ब्लॉकचेन पे हमने बोल दिया है तो ब्लॉकचेन पे डीकेडी करेंगे ना, ब्लॉकचेन पे डीकेडी करेंगे। अदरवाइज और सब समझ में आ रहा है कि नहीं वो बता देना। थैंक यू सो मच।